हुआ है ना? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो चलो सर जीएसटी स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो जीएसटी आज एकदम एकदम बेसिक लेवल में जीएसटी बात करेंगे। जिन लोगों का जीएसटी एक बार कंप्लीट कर लिया उनका रिविजन्स चालू हो जाएगा, और जिनका जीएसटी के में इंट्रोडक्शन वगैरह एकदम बेसिक से सीखना है, जिन लोगों का पहले नहीं हुआ था, ठीक है, अभी वो पूरा बेसिक से सीखेगा, ठीक है। तो जीएसटी रिगार्डिंग एकदम हर एक छोटा छोटा बात जो बेसिक्स लेवल में मुझे चर्चा करना चाहिए आप लोगों से, शायद पहले कर लेना चाहिए था बट अभी कर लेता हूँ। बट सर बहुत वाइटल कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगा आज यहाँ पर, जो जीएसटी के बारे में आप लोगों के मन में जो भी सवाल है ना, मोटा मोटी इतना मैं बोल सकता हूँ कि जीएसटी रिगार्डिंग मतलब बेसिक जो सवाल है वो बेसिक सवाल तो मन में क्लियर हो ही जाएगा, इतना तो एकदम श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं जीएसटी का बेसिक सवाल का, मतलब जो भी मन में जीएसटी रिगार्डिंग किसी के भी मन के जो भी है, ठीक है, वो सारा का सारा पॉइंट का डिस्कशन आज हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग एक बार देख लो अच्छे से। बहुत वाइटल है, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चंस का जवाब भी आपको मिलता जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा जीएसटी का जर्नी पता चलेगा आपको, मतलब जीएसटी कहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज क्या जीएसटी का स्थिति है, ठीक है, मतलब क्या क्या जीएसटी में कंप्लीट लेवल में हम लोगों ने पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वो सारा का सारा चीज मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जीएसटी जो है ये हमारे देश के लिए कितना वाइटल काम किया है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरा बात, ठीक है। मतलब ये पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था सर, पहले ना सेल टैक्स या वैट हुआ करता था, स्पेशली वैट वैट लॉ था, वैट या सीएसटी, वैट एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये वैट एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स को सब्सटीट्यूट करके, सब्सटीट्यूट मतलब पूरा पूरी सब्सटीट्यूट करके जीएसटी को पिक्चर में लाया गया। वो भी कब सर, थोड़ा टाइम बीत गया, 2017 में स्टार्ट हुआ जीएसटी, उससे पहले इंडिया में जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था सर। लेकिन ये जीएसटी आने के बाद ऐसा क्या हो गया, मतलब एक सबसे बड़ा सवाल, तो 3-4 साल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जीएसटी आने से पहले ऐसा क्या प्रॉब्लम था और जीएसटी आने के बाद ऐसा क्या हो गया सर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जीएसटी को रिवोल्यूशनरी चेंज क्यों कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग सुनते होंगे वन नेशन वन टैक्स, सुने हो कि नहीं सुने? वन टैक्स। वेरी गुड सर, वन नेशन वन टैक्स, द वेरी पॉपुलर वर्ड इन जीएसटी, ठीक है। मतलब इतना पॉपुलर है कि क्या बताऊं कि मतलब पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह में दिखता था कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। शायद कोई कोई आप लोगों में से उस टाइम पे ऑब्जर्व किए होंगे, किसी किसी का कोई छोटा था थोड़ा सा, उनको समझ नहीं आया था, बट आज तक जो भी मतलब है उसका मतलब भी आपको समझ में आएगा कि ये वन नेशन वन टैक्स, ये कॉन्सेप्ट के पीछे क्या खेल खेला गया था, ठीक है, इसके पीछे क्या राज है, ठीक है। ओके चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। क्या स्क्रीन शेयर है सर? मुझे इतना बताइएगा। हाँ सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। अनुज, गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग सर। ओके, अगेन मैं आप लोगों से स्टार्ट कर रहा हूँ जीएसटी पढ़ाने से पहले फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगा, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, ठीक है। ये गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन क्या है सर? सर सरकार को चाहिए है पैसा, है ना, हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और वो गवर्नमेंट को वो पैसा कहाँ से मिलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए बिफोर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ, मतलब क्या बताऊं सर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, चाहे अकाउंट्स पढ़ो, चाहे टैक्स, इनकम टैक्स पढ़ो, जीएसटी पढ़ो, द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन जो सबसे दिमाग में ज्यादा आना चाहिए कि सर मतलब ये जो बेसिकली जीएसटी है, ठीक है, तो उसमें इकोनॉमी के साथ क्या कनेक्शन है सर? एकदम सिंपल से कनेक्शन है, ये इंडियन इकोनॉमी में ओपन करके बैठा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, कितना हमारा देश का पॉपुलेशन है, जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ रैंक, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट का क्या, मतलब सेक्टर्स वाइज कहाँ से कितना आ रहा है, सब कुछ एक तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। तो 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू, सर आप लोगों को बता दो सर, 1 लाख करोड़ होता है। अगर ये है बात, ये इनकम टैक्स क्लास में भी मैं लास्ट क्लास में चर्चा कर रहा था, जो लोग उस दिन के इनकम टैक्स क्लास में थे, आई थिंक कल ही था, यस्टरडे, उनको पता होगा। ये ऐसे ये चर्चा मैं बार बार करता रहता हूँ, क्यों? बस आपको याद दिलाने के लिए कि टैक्स क्यों पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ने के पीछे की कहानी क्या है, गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि हमारे देश में टैक्स एक्सपर्ट और बढ़ते जाए, ठीक है, टैक्स एक्सपर्ट का और जरूरत क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और एक्सपर्ट्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को कलेक्शन ज्यादा होगा,
और गवर्नमेंट का कलेक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के लिए, डिफेंस के लिए, देश को सुरक्षा देने के लिए, हर चीज़ में देश को फायदा है। सर आप देख सकते हो जीएसटी यहाँ पर, सर कितना आ जाता है जीएसटी से? अगर 33.5 ट्रिलियन का टोटल ग्रॉस रिसीव गवर्नमेंट को होता है तो गवर्नमेंट का उसमें से 33 ट्रिलियन में से 6.1 ट्रिलियन जीएसटी से कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। कहाँ से करता है? जीएसटी से। इनकम टैक्स से करता है 5.5 ट्रिलियन, लोन वगैरह से 4.7 ट्रिलियन। मतलब आप देख सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स से 6.1 ट्रिलियन। मोस्ट वाइटल पार्ट इज दैट कि जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो ना इसको। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों सर? बिकॉज जीएसटी हम पे करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जीएसटी दे रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं, स्पेशली फॉर पब्लिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल कंज्यूमर के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि जब एक कंज्यूमर मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, क्या उसको पता होता है कि इस पे जीएसटी कितना दे रहा है? मैक्सिमम केस में नहीं पता करते। एक मैगी का पैकेट परचेस करने जा रहा है 12 रुपीज से, क्या आपको पता होता है कि इसमें जीएसटी कितना परसेंटेज है? हाँ सर? नो सर। नॉर्मली किसी को पता होता ही नहीं है। बट ये इंक्लूड होके ही आपके पैकेट के अंदर क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ क्या लिखा रहता है? ऑल टैक्सेस। तो उसके अंदर जीएसटी वगैरह सब कुछ उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इवन बेगर ऑल्सो देता है। जो भीख मांगते हैं सर, जो भिखारी होते हैं, उनको भी पे करना पड़ता है, उनको भी पे करना पड़ता है जीएसटी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और यहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम होता है, सबसे ज्यादा। जीएसटी को लेके इतना बोलबाला, इतना ज्यादा चर्चे के पीछे यही रीजन है कि यहाँ से सरकार का इनकम बहुत ज्यादा होता है और सरकार चाहते भी है यहाँ से इनकम और बढ़ते जाए। जितना रजिस्टर्ड बिजनेसमैन बढ़ता जाएगा, जितना इंडिया में रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जितना बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इनकम उतना बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, वहां से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट होगा, ठीक है। वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, वहां से गवर्नमेंट को टैक्स फाइल होगा। जो लोग ऑलरेडी ये सब रिटर्न वगैरह पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, आई नो बहुत लोग पढ़ चुके हो, शायद कोई कोई होगा जिन्होंने अभी रिटर्न वगैरह ये सब पढ़ा नहीं है, बट आई होप आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि ये सब क्या बात चल रहा है। कोई बात नहीं सर, चाहे कनेक्ट करो ना करो, बेसिक्स तो आज मैं बताऊंगा ही आप लोग। तो जीएसटी इसी एंगल से अगर देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी है, और इसका फ्यूचर बहुत लंबा है। इसका फ्यूचर बहुत लंबा है। क्यों? गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलने के लिए जो भी जगह है वो एकदम हमेशा, ये देखो सर, वन नेशन वन टैक्स दिख रहा है सर, ये लोगो आप लोग बहुत बार देखे होंगे। एक राष्ट्र कर बाजार, हाँ सर, एक राष्ट्र कर बाजार, ठीक है, ए वन नेशन वन टैक्स। तो आज हम लोग पूरा बात करेंगे सर अंडरस्टैंडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कह रहे हो सर? হ্যাঁ স্যার, बोलो। বলছিলাম জিএসটিটা তো আমরা যখন মানে কিছু কিনি তো এটার সাথেই থাকে, তো এটা আবার রিটার্ন ফাইল কি হবে? মানে সবাই তো দেয় ওইটার সাথে। अरे हम वो तो कस्टमर देता है, वो तो कस्टमर देता है, ठीक है। बट कस्टमर जो टैक्स पे करता है सर, गुड क्वेश्चन, तो हम लोग तो पेमेंट करते ही है, वेरी गुड क्वेश्चन सर। लेकिन सर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने जीएसटी के बेसिस में वो गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं सर, ठीक है। वो अपने बेसिस में टैक्स जमा करते हैं, सेल के बेसिस में। इसको सेल टैक्स कहते हैं, तो बोलते हैं सेल टैक्स। आप बेच रहे हो, टैक्स जमा करो। आप बेच रहे हो, आप टैक्स जमा करो। आप बात समझो, ठीक है, सिंपल सी बात है। बेचने के लिए टैक्स देना होगा, ठीक है। आप परचेस करने के टाइम पे भी टैक्स देते हो, स्पेशली जो सेल टैक्स होते हैं, सेल के टाइम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जब भी आप सेल करोगे टैक्स कलेक्ट करना है। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे सुनो, पेशेंस के साथ, आपको एक एक पॉइंट का जवाब मिलेगा, एक एक पॉइंट का जवाब मिलेगा। ओके देखो, इसीलिए तो मैं बोला बहुत सारा मन में सवाल है, तो वो सब सवाल का जवाब आज मैं कोशिश करूंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हाट इज जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एक्सप्लेन्ड। ओके ओके, चलो एक्सप्लेन, ये नोट्स भी शेयर करूंगा आप लोगों से। तो क्या क्या पढ़ना है सर इन दिस नोट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे सर व्हाट इज जीएसटी, कुछ वाइटल क्वेश्चंस का जवाब। व्हाट इज जीएसटी, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, टैक्स लॉस बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले जो वैट एंड सीएसटी हुआ करता था, उसका भी खेल पता करना चाहिए। नॉट जस्ट वैट सीएसटी, और भी बहुत सारा टैक्स था, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ऐसे बहुत सारे था जिसको मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जीएसटी से पहले और क्या क्या टैक्स हम लोगों को जमा करना पड़ता था। हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शंस,
जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हुआ है। सर कैसे, वो भी बताऊंगा सर आप लोगों को कि प्रोडक्ट प्राइस रिडक्शन कैसे हुआ है एंड व्हाट आर द न्यू कंप्लायंस अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के अंदर आप लोगों को क्या क्या कंप्लायंस मतलब लीगल कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है, जो कंप्लायंस सबमिट करना पड़ता है, बेसिकली जो लीगल वर्क होता है कंपनी की तरफ से वो सब किस तरह से बढ़ा है, इनवॉइसिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे एक एक करके चर्चा करूंगा। तो एकदम पूरा बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है, ओके चलो। सर व्हाट इज जीएसटी? सर जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल यही है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप गुड्स बेचोगे, आप सर्विस बेचोगे, बदले में सरकार को टैक्स दोगे, सिंपल बात है। आप टैक्स कलेक्ट करोगे किससे? कस्टमर से। और कलेक्ट करके अगर आप गुड्स का सेलर हो, अगर आप गुड्स का सेलर हो तो गुड्स बेच के टैक्स कलेक्ट करोगे और किसको जमा करोगे? इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आप सर्विस के सेलर हो, आप सर्विस से टैक्स लोगे। सर्विस बेसिकली जो पहले सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता था, है ना? क्या रे ऋषभ, पहले तुम एक पिज्जा खाने जाते थे तो पिज्जा वाले तुमसे टैक्स नहीं कलेक्ट करता था? अरे आज भी देते हो पहले भी देते थे, आज भी देते हो। पहले तुम वैट के नाम से देते थे, है ना? वैट के नाम से देते थे, सर्विस टैक्स के नाम से देते थे। ये मैं 2017 से पहले का बात कर रहा हूँ, 2017 1 जुलाई से पहले। ठीक है, तुम वैट या सर्विस टैक्स पेमेंट करते थे एक रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाने के टाइम पे। अब ये जो दुकानदार है, मुझे ऋषभ पूछ रहा था सर टैक्स तो हम लोग पेमेंट करते हैं लेकिन से रिटर्न फाइल कौन करेगा? अरे भाई तुम जिसको पेमेंट कर रहे हो क्या वो गवर्नमेंट है? अरे ऋषभ, तुम जिसको पेमेंट करते हो क्या वो गवर्नमेंट है या वो एक सिंपल सा बिजनेसमैन है? सर बोलो। बिजनेसमैन है। तो वो जो टैक्स का पैसा तुमने जमा किया, ठीक है, वो आपको बिल देता है। एक 199 के पिज्जा, वो बोलता है ना, अरे वो एक नाइन था 199 पिज्जा, बड़ा फेमस चलता था। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आता था पिज्जा हट का 199। ठीक है, मैं बहुत देखता था। मिलता नहीं था सर, उसमें टैक्स लगा के उसी को कर देता था 300 रुपए। 300 रुपए, वेरी गुड सर। ऐसे बोलता था 199 पिज्जा, ऐसा लगता था कि सच में 199 में पिज्जा आएगा, लेकिन उसके अंदर टैक्स ₹49 में, ₹99 में लेते जाओ तो 150 रुपए का, 200 रुपए का 99 का प्राइस पड़ जाता था। वेरी गुड सर, ₹49, ₹99, ये उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो तो सही बोल रहा है सर वो एक्चुअल में सही बोल रहा है कि उसका दाम तो 49.99 ही है, बट बाकी पैसा तो गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, 49 के ऊपर 18% टैक्स लगा दो, ठीक है, 28% टैक्स लगा दो जो उस टाइम पे चलता था। ठीक है, तो 199 के ऊपर तुम ऐड कर दो टैक्स, ठीक है, तो वही चीज तुम्हारा 300 का हो जाता है। सर्विस टैक्स 14% लग जाता था, वैट 14% लग जाता था, इस तरह से दाम बढ़ जाता था उसका। ऑलमोस्ट करीब करीब सेल्स लग जाता था, करीब करीब 300 के आसपास का दाम हो जाता था, जो तुम्हें 199 देख के तुमको रेस्टोरेंट में लेके गया, बट रेस्टोरेंट वाले वो टैक्स कलेक्ट कर लेता था। अब वही बात है कि वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देता है? अरे सर गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको आज के डेट में हम लोग बड़ा अच्छे से समझते हैं ना सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब तो आजकल का एकदम फेमस वर्ड है ना सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी। कुछ भी परचेस करते हो बिल पे तो देखते ही होंगे, अरे सीजीएसटी, एसजीएसटी बिल पे जरूर देखते होंगे, ये सर नो? यस सर, ये तो बड़ा फेमस है, इसमें और क्या बोलूं मैं। ठीक है, कहने का मतलब है तो जो दुकानदार से आप ले रहे हो ना, वो दुकानदार आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, बेसिकली वो प्रोडक्ट का सप्लायर है आपको। ठीक है, आप वो कस्टमर, सिंपल है। तो आपको क्या करना, उस दुकानदार को क्या करना होगा? अपना टैक्स डिटेल मतलब सबमिट, रिटर्न सबमिट करना होगा। उनको बताना होगा कि उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, और वो टैक्स कलेक्शन के हिसाब से अगर उनको कुछ क्रेडिट वगैरह मिलता है तो वो क्रेडिट माइनस करके बाकी अमाउंट उसको सरकार के घर में टैक्स के हिसाब से देना है। वही सब चर्चा होगा जीएसटी में, और क्या चर्चा होगा? तो ये रिटर्न फाइल करके बताना पड़ता है कि भाई मेरा ये जीएसटी रिटर्न हो रहा है, मेरा इतना क्रेडिट था और उसमें से मुझे इतना मिलेगा। जो gst.government.in जीएसटी का जो साइट है, ठीक है, जीएसटी का जो साइट है, वहां पर जाके रजिस्टर करके आपको सारा का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे मैं सभी चीज आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा भी, लेकिन पहले कुछ सवाल का जवाब आज मिल जाना चाहिए। सर क्या सवाल का जवाब? वही व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, अच्छा, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मेनी indirect taxes in India such as excise duty। एक्साइज ड्यूटी आजकल और नहीं होता है, एक्साइज की जगह जीएसटी आ गया। ठीक है, एक्साइज क्या होता था सर? एक्साइज किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। थैंक यू सर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके जैसे ही गोडाउन से निकलेगा उस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। वैट सेल टैक्स है, सेल करोगे उसके ऊपर टैक्स।
ठीक है, सेल टैक्स, वैट, ओके। सर्विस टैक्स, सर्विस दे रहे हो तो फिर सर्विस टैक्स कलेक्ट करो। अगर तुम कोई मतलब किसी भी तरह का सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विस टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। सर्विस बेच के सर्विस टैक्स, ठीक है। जैसे ये कोचिंग वाले, ठीक है, ये सर्विस टैक्स के अंडर में आ जाते हैं सर, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट्स वाले, ये सर्विस टैक्स के अंदर आ जाते हैं। जो भी सर्विसेज है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लग्जरी टाइप सैलून टाइप्स जो होते हैं, ठीक है, लग्जरी सैलून्स जो होते हैं, ठीक है, वो सर्विसेज वाले। तो सर्विस वाले सर्विस देगा और सर्विस के बदले टैक्स लेगा और बदले में वो सरकार को टैक्स जमा करेगा। तो पॉइंट इज दैट कि ये सब चीज पहले हुआ करता था, और भी पूरा लंबा लिस्ट है टैक्स का, वेट कर जाओ बताऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया जैसे एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सर्विस टैक्स, ये सब मेन था, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन, याद रखिए, 29 मार्च 2017। इसका जो मतलब फर्स्ट जब एक्ट पास हुआ 29 मार्च 2017 और इसको इफेक्टिव में लाया गया सर 1 जुलाई 2017 से। बड़ा ही वाइटल मतलब क्या बोलूं सर, नॉलेजेबल डेट है ये, जानना चाहिए। 29 मार्च 2017 को एक्ट पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से ये केम इनटू फोर्स हुआ था सर। मतलब जो पूरा इंडिया में जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। पहले कश्मीर में लागू नहीं था, फिर कुछ दिन बाद कश्मीर में भी लागू हो गया था, ठीक है। वो सब चर्चा, हाँ बोलो। 7 या 10 जुलाई इस दिन से मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गया। वेरी गुड सर, पहले कश्मीर में नहीं हुआ था, फिर कुछ दिन बाद कश्मीर में भी लागू हो गया। वेरी गुड सर। So in other words, goods and service tax is levied only on the supply of goods and services. Goods and service tax law in India is a comprehensive, multi-stage, destination-based. Point to be noted, sir. Comprehensive है, multi-stage है, destination-based है. That is levied on every value additions. Wait कर जाओ, सब समझाऊंगा. GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. Single domestic indirect tax law for the entire country. ओके बात बात में ये टैक्स, वो जगह, वो ऑफिस, वो टैक्स, वो ऑफिस, इतना कुछ नहीं चाहिए। एक टैक्स होगा, एक पर्टिकुलर वे में कलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक रिवॉल्यूशन था कि ये जो बार बार में ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना करप्शन झमेला करता था, ये इस नजर से देखा जाए तो जीएसटी सच में रिवॉल्यूशन है सर। बिफोर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स लेवी इन इंडिया वाज एज फॉलोज। चलो क्या होता था जीएसटी आने से पहले, हाँ सर पता होना चाहिए ना, पहले क्या था अब क्या है ना सर, क्या से क्या हो गया देखते देखते, हाँ सर ओके चलो देखते देखते क्या हो गया देखते हैं। सर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बाइंग रॉ मटेरियल्स, दिख रहा है सर। आप सपोज मानो एक रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, क्या रॉ मटेरियल्स परचेस करोगे, कुछ भी ऑटो पार्ट्स के लिए, हाँ ऑटो पार्ट्स कुछ बनाओ। जैसे एक कंपनी है, ये बड़ा याद आ रहा है मुझे, कंपनी के बारे में मैं स्टॉक मार्केट के क्लास में चर्चा किया था या फिर स्टॉक मार्केट में मैं सजेस्ट भी किया था। कंपनी का नाम कुछ ऐसा है, सोना BLW। किसी ने खरीदा है सर शेयर, सोना BLW। ये मोस्ट प्रोबेबली 270-80 में आया था, ठीक है, और लिस्टेड हुआ था ऑलमोस्ट ये देखो सर 350 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस में लिस्टेड हुआ था। ये सोना BLW प्रिसीजन बेसिकली ये कार का स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं सर, ठीक है। सोना कॉमस्टार के नाम से इसको जाना जाता है, सोना कॉमस्टार, बड़ा अच्छा कंपनी है सर। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी ई व्हीकल्स के लिए जो चाहिए होता है ना सर, ई व्हीकल्स समझ रहे हो ना, उस तरह का गाड़ी का जो मतलब पार्ट्स वगैरह होता है उसके ऊपर इनका बहुत अच्छा इसका बिजनेस है। तभी लास्ट 6 मंथ्स में ये स्टॉक इस तरह से इंप्रूव लिया है। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा ग्रोथ था, तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी ग्रोथ है इसका। जो भी हो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट पॉइंट इज दैट सपोज मानो ये सोना BLW जैसे कोई स्टीयरिंग कंपनी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, सोना कॉमस्टर जैसा कोई कंपनी, ये देखो सोना कॉमस्टर ई ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका एक सब्सिडरी है, ठीक है। ई ड्राइव मीन्स आप समझ रहे हो ना, कमिंग फ्यूचर जो आने वाला है हमारे देश में वो तो ई ड्राइव का ही आने वाला है ना सर। फ्यूचर क्या लग रहा है, सब ई हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। यस सर, आजकल तो बसें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये सर ई व्हीकल बहुत चलना चालू हो गया और वही फ्यूचर है। पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट तो आना ही था और वो दिन आ चुका है सर, ठीक है। ग्रीन एनर्जी, ई एनर्जी का टाइम आ चुका। टेस्ला मोटर्स, बोलो सर। सर टेस्ला मोटर्स में सबसे आगे। हाँ टेस्ला वर्ल्ड वाइड आगे है, बट टेस्ला इज नॉट इंडियन। हाँ बोलो सर बोलो। গাড়ি ফ্লাই মানে ফ্লাই করবে তো রাস্তায় চলবে। हाँ 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 समझा नहीं मैं, गाड़ी फ्लाई करेगा रास्ते में नहीं चलेगा, क्या बोला? এরকম তো মানে শোনা তো যাচ্ছে না। अच्छा ठीक है, वो टाइम थोड़ा और बाकी है,
बट कम से कम रास्ते में जो चलेगा वो पेट्रोल डीजल के बेसिस पे नहीं, इलेक्ट्रिक के बेसिस पे चलेगा। ये अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गया है ना, जो हमारे कंट्री में बनता भी नहीं है। हाँ, सब मिडिल ईस्ट से, अफ्रीकन नेशन से लाना पड़ता है, और उसको लेके पॉलिटिक्स, क्या जरूरत है। ई व्हीकल में मतलब एकदम फुलफिल्ड हो जाए तो फिर मुश्किल ही कम हो जाएगा, है ना। मुश्किल कम होगा, ये नहीं बोलूंगा कि मुश्किल नहीं होगा। तो सपोज मानो आप ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपके लिए पहले क्या था, अब क्या है। तो सोना BLW एक तरह का आप आज का केस स्टडी समझ सकते हो, बट नॉट केस स्टडीज, ना, दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट क्लास। ओके, ये GST क्लास है। मैं बस आपको एग्जांपल्स के तौर पे रियल लाइफ में कुछ है जो स्टॉक मार्केट में बात करता रहता हूँ, इसीलिए बोला। तो बाइंग रॉ मटेरियल्स अगर सोना BLW को परचेज करना है, सोना BLW को अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वैट देना पड़ता था। मैं 2017 के पहले का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, प्री 2017, ओके, प्री 2017 का बात कर रहा हूँ, तो वैट देना पड़ता था। तो बाइंग रॉ मटेरियल्स, वैट देके फिर उसको क्या करना पड़ता था, मैन्युफैक्चर करके, आप बात को समझिए सर, फ्लो चार्ट को। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल टू होलसेलर्स, है ना। अरे जो गाड़ी मतलब जो प्रोडक्ट का डीलर है या होलसेलर है, मतलब सोना BLW जो कंपनी है वो क्या बनाता है, स्टीयरिंग वगैरह, ई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बनाते हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपने होलसेलर्स को या वेयर हाउस में भेजेगा। तो जब मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर को या वेयर हाउसिंग पे भेजता है तो उस पर क्या लग जाता है सर, देखो, वैट, अगेन वैट लगेगा और एक्साइज भी लगेगा। जब रॉ मटेरियल परचेज करेगा तब भी वैट, जब मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर के घर पे पहुंचाएगा वैट लगेगा, एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी लगेगा। फिर जब होलसेलर इसको रिटेलर के पास भेजेगा, रिटेलर मतलब जहां पर लास्ट है, ठीक है, लास्ट दुकानदार, ठीक है, लास्ट दुकानदार, उनके पास जब भेजेगा तब रिटेलर क्या करेगा, इसको वैट देगा। रिटेलर इससे परचेस करेगा ना, तो रिटेलर इसको वैट देगा, और ये फिर इसको वैट को क्या देगा, गवर्नमेंट को देगा। फिर रिटेलर जब कंज्यूमर को पे करेगा तब कंज्यूमर भी उसमें क्या करेगा, वैट पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर वैट प्लस एक्साइज, यहाँ पर वैट, फिर यहाँ पर वैट। तो ऐसा दिखा जाता है सर, अगर 1000 का प्रोडक्ट था तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2500 के आसपास हो जाएगा, और 1500 के आसपास का टैक्स में चला जाता था, डबल हो जाता है। 1000 का प्रोडक्ट 2000 हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट का टैक्स हर बात में लगता है। सर ये तो गलत है। अरे नहीं, गलत का बात नहीं है, गवर्नमेंट तो टैक्स लेगा ना सर, नहीं तो गवर्नमेंट रन होगा कैसे, ठीक है, गवर्नमेंट रन होगा कैसे, गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। लेकिन सर ये प्री वैट एरा का बात कर रहा हूं मैं, प्री वैट एरा। लेकिन सर GST आने के बाद भी तो ऐसा ही है। हाँ सर ऐसा ही है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ सिनेरियो थोड़ा बदला है, ठीक है। आपको मैं एकदम एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, तो प्लीज वेट कीजिएगा। अच्छा, सबको एक बार पूछना चाहता हूं सर, क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया? हेलो सर। यस सर। हाँ, ओके सर। नंदिनी, प्रिया, तीत्सा, सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो सर। স্যার ভ্যাটে এখন যেমন জিএসটি তে আইটিসি ক্লেম করে ওরকম हाँ ভ্যাটে हाँ हाँ, আইটিসি यस क्लेम सर, यस सर, यस, एकदम था। वेरी गुड क्वेश्चन सर। वैट में भी ITC था, एकदम सर। ITC क्लेम तब भी था, ठीक है, वैट का ITC तब भी हुआ करता था, ठीक है। ITC क्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी वैसा है जैसे वैट में भी हुआ करता था, बट फिर भी आपको वैट के साथ GST में कितना फर्क आ गया, ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सर, कहानी तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। यही तो आज का क्लास का मजा है सर, कि 2017 के साथ आज का मतलब आज के डेट में GST आने के बाद ऐसा क्या हो गया, ये तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर जाओ सर। लेकिन ITC होता था। वेरी गुड क्वेश्चन। अंडर द GST regime the tax is levied at every point of sale। GST में क्या होता था, हर पॉइंट में टैक्स लगता था, मतलब GST regime में टैक्स इज levied at every point of sale, हर सेल पॉइंट में टैक्स लगेगा, ये GST में। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, सेंट्रल GST दैट इज कॉल्ड CGST, एंड स्टेट के सेल के अंदर स्टेट GST या SGST चार्ज होता है, जो हम लोगों को पता है सर CGST SGST के बारे में। एंड ऑल इंटर स्टेट सेल्स आर चार्जेबल टू IGST दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड GST, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड GST या फिर IGST, है ना सर। ये सब नाम तो आप लोग जानते हो सर, फिर भी हमें तो बोलना पड़ेगा ना सर। CGST, SGST, IGST, ये आज के डेट में GST में चार्ज होने वाला 3 इंपॉर्टेंट टैक्स सिस्टम है सर। CGST, SGST, IGST, याद रखिएगा, बड़ा ही काम का चीज है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन मेंशन इन डिटेल। ओके चलो देखते हैं। मल्टी स्टेज सर, GST मल्टी स्टेज वाले हैं,
ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना कि मल्टी स्टेज है। एन आइटम गोज थ्रू मल्टीपल चेंजेस ऑफ हैंड्स अलोंग इट्स सप्लाई चेन। एक गुड्स को सप्लाई चेन रूट से जाना पड़ता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल के एक पढ़ाई भी होता है, सुने हो क्या आप लोग? अरे सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास, तो इसको पूरा सप्लाई करने के लिए जो सप्लाई होना होता है ना, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज के डेट में जो लॉजिस्टिक कंपनी होता है ना सर, वो एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही करते हैं। जैसे कि कार्ट जो आपके घर में सुबह सुबह आपका फ्लिपकार्ट का डिलीवरी दे देता है, हाँ सर, डिलीवरी बोल के कंपनी आया है सर, वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी होने वाला है, नाम सुने हो ना डिलीवरी? अरे हाँ सर, कैपिटल है। वेरी गुड सर। तो ये सब सप्लाई चेन करता है सर, लॉजिस्टिक कंपनी है। ओके सर, तो ये सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना टैक्स लग सकता है। तो ये मल्टी स्टेज है। एन आइटम्स गोज थ्रू मल्टीपल चेंजेस ऑफ हैंड्स, बताऊंगा एग्जांपल्स दूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर अंटिल द फाइनल सेल टू कंज्यूमर्स, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक, ठीक है, मल्टी स्टेज के होके जाना पड़ता है और हर स्टेज में जीएसटी लगता है। तो कहाँ कैसे कैसे लगता है, वेट एंड वॉच। Let us consider the following stages: purchase of raw material, production of manufacturer। पहले रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको पता है, आप कौन हो, आप सोना BLW, स्टार्टिंग में बोल रहे थे, सोना BLW क्या बनाता है? अरे बोला ना सर, स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं, कंपनी को दिखाया ना आप लोगों को, ये देखो सोना BLW, BM नहीं, जर्मन बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है एक्चुअली, ऐसे भी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ई प्रोपल्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है, गजब इसका है। अब चाहो तो बाकी जाके देख सकते हो, गजब है इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हो। तो सोना BLW को ही दिमाग में रखते हुए चल सकते हैं सर, कोई बात नहीं। तो चाहे आप जो भी हो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, ठीक है, फिर वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश गुड्स, फिर सेलिंग टू होलसेलर्स, फिर सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स, एंड लास्ट में सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर्स, है ना, सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर्स। तो ये नॉर्मली B2B है। आपको सोना BLW के बारे में पता नहीं चलेगा, बिकॉज कोई इंसान स्टीयरिंग खरीदने तो नहीं जाता होगा, हाँ सर, गाड़ी का पार्ट्स खरीदने कभी भी कोई कंज्यूमर डायरेक्टली जाता है क्या? नो सर। वो तो जो कार को मैन्युफैक्चर करते हैं वही जाएगा, मतलब अगर टाटा, मारुति सुजुकी, यही लोग इनका मेनली एंड कंज्यूमर्स हो जाता है, ठीक है। या फिर नॉर्मल दुकानदार हो सकता है जो ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करता है, ठीक है ना, जो ऑटो पार्ट्स की बिजनेस करता है। लेकिन ऑटो पार्ट्स की दुकान में नॉर्मली मैन्युफैक्चरर लोग ही जाएगा, नॉर्मल कंज्यूमर जाके थोड़ी ना क्या करेगा, भाई मेरे को एक स्टीयरिंग दे दो, क्या करेगा स्टीयरिंग लेके? वो बेसिकली एडिशंस के लिए। नाउ ओके, हाँ बोलो। মানে যারা ইনভেস্ট করে তারা জানবে। हाँ ऑब्वियसली, एकदम सर। सर नाउ बाइंग रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरर, सेल टू होलसेलर्स एंड वेयरहाउसिंग, फिर सेल टू रिटेलर एंड फिर फाइनल सेल टू कंज्यूमर। ये तो किसी भी बिजनेस का सप्लाई चेन है ना, किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई चेन ऐसा ही होता है। ये सर नो बोलो सर, है ना, किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदो, फिर उसको मैन्युफैक्चरर कर, हाँ बोलो। মানে মাঝখানে আরো হয়তো যারা একটু বড় হয় আরো 2-3টে লেয়ার, এরপর 2-3টে হোলসেলারের কাছে যায় এরকম। हाँ वो हो सकता है, वो थोड़ा स्टेज और बढ़ सकता है, मतलब जैसे होलसेलर के पास उसको डीलर का नाम दे देता है, ठीक है, फिर डीलर टू रिटेलर होता है, फिर रिटेलर टू कंज्यूमर होता है, और क्या होगा, ऐसा ही होगा, मेन तो यही है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर के बाद वो वेयर हाउस में गया, फिर वेयर हाउस से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से डीलर के पास गया, डीलर होलसेलर आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, डीलर और होलसेलर में फर्क नहीं होता उतना, ठीक है, जो डीलर होता है वही होलसेलर होता है नॉर्मली, ठीक है, मतलब ये हम लोग सोसाइटी में इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। कार डीलर मतलब कार का होलसेलर, है ना, जो होलसेल में कार बेचते हैं, ठीक है, या फिर जो रिटेलर मतलब जो सिंगल कार बेचते हैं, डिपेंड करता है क्या सिस्टम में चलता है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। नाउ the goods and service tax is levied on each of these stage, making it a multi stage tax। अब देखो सर ये मल्टी स्टेज कैसे बन सकता है, देखो सर बिस्किट्स बनाते हैं सर, चलो एक इजी एग्जांपल है, बिस्किट्स बनाते हैं, कोई कंपनी नहीं है, ABCD बिस्किट्स बनाएंगे, क्या बिस्किट्स? ABCD बिस्किट्स, एक अच्छा नाम हो गया ना सर, ABCD बिस्किट्स बना सकते हो सर, अच्छा ब्रांड बनेगा। क्या चाहिए आपको? फ्लोर चाहिए और शुगर चाहिए, है ना, मैदा और चीनी चाहिए, हाँ या ना, बोलो सर, अरे बोलो,
10,000 का चीनी और मैदा ले लिया, ओके, फिर इसमें कुछ और Yes. वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू एडिशन इसके साथ अरे प्रोसेसिंग करना है ना, तो प्रोसेस करने के बाद कुछ तो प्रॉफिट वगैरह भी लगाओगे ना, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर उसके साथ कुछ प्रॉफिट वगैरह लगा के आपका बिस्किट्स पैकेट बन गया। फिर ये बिस्किट्स पैकेट जैसे ही बन गया, फिर इसमें अच्छा बेसिकली ये इसमें प्रोसेसिंग लगाया, सिंपल से इसमें प्रोसेसिंग लगाया, फिर बिस्किट्स बना, फिर बिस्किट्स का पैकेट जैसे बना, इसको आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा प्रॉफिट लगाओगे, फिर इसको लेबल वगैरह करोगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह आएगा, फिर ये वैल्यू एडिशंस होके अल्टीमेटली पैकेट जब कंप्लीट हुआ, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, बिस्किट्स पैकेट, ठीक है। एक एक बिस्किट्स पैकेट आप मार्केट में 20 रुपीज बेचते हो विथ प्रॉफिट, हाँ, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेके बिस्किट्स पैकेट कंप्लीट बनने तक, फिनिश गुड्स, इसको क्या बोलेंगे सर कॉस्टिंग के भाषा में, इन लैंग्वेज ऑफ कॉस्टिंग इसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स बोलेंगे ना, अरे ओके सर, ओके। तो फिर अल्टीमेटली आपका बिस्किट्स बना, अल्टीमेटली आपका बिस्किट्स बना। अब जैसे आपका बिस्किट्स बना, अब ये बिस्किट्स को क्या करोगे सर, अब ये बिस्किट्स को आपको मार्केट में सेल करना है। अब सेल के टाइम पे ही तो आएगा जीएसटी, लेकिन नॉट जस्ट सेल। अब देखो क्या होता है, जब जब सेल होगा, मैन्युफैक्चरर हु मेक्स बिस्किट्स बाइज फ्लोर, सुगर एंड अदर मटेरियल्स, the value of the input increases when the sugar and flours are mixed and baked into biscuits. The manufacturer then sells these biscuits to the warehousing agent who packs large quantity of biscuits in cartons and labels like Parle G. हाँ सर, पार्ले जी क्या है, पार्ले जी बेसिकली क्या करते हैं जानते हो, ब्रांड लगाते हैं, दूसरा कोई बनाते हैं बिस्किट, उसको पैकेज वगैरह करके मार्केट में बेचता है। पार्ले जी खुद बिस्किट्स नहीं बनाता, वो थर्ड पार्टी से लेते हैं। इवन नॉट जस्ट पार्ले जी, ये चिप्स वगैरह बनता है ना, लेज वगैरह, वो भी वैसा ही करता है, ठीक है। ये अपने बंगाल में एक फैक्ट्री है, धुलागोड़ी बोल के एक जगह है हाई रोड में, ठीक है, धुलागौड़ बोलते हैं, मेरे मेटरनल अंकल के हाउस के आसपास में है। तो धुलागौड़ में है, एक पंजाब में है और एक साउथ में कहीं पर दिख रहा था, ठीक है। तो वो वहां से सोर्स करते हैं और सोर्स करके उसको पैकेज करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो जो भी हो, बात एकदम सिंपल है सर। The manufacturer sells these biscuits to warehousing agent who packs large quantity of biscuits in cartons and labels it. This is another addition of value. जैसे ये करेगा वैल्यू एडिशन होगा, है ना। To the biscuits after this, the warehousing agent sells it to the retailer. ये होता है ना प्रोसेस। वेयरहाउसिंग वगैरह जो वेयरहाउस किया था, मतलब गोडाउन में पैकेज किया था, वो क्या करेगा, रिटेलर को बेच देगा। अरे बोलो ना सर, क्या बिजनेस का कहानी समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। अगर कहानी समझ में आएगा तभी जीएसटी भी समझ में आएगा। थोड़ा लंबा है कहानी, बट बहुत लंबा भी नहीं है, अभी आप लोगों को कंक्लूजन भी मिल जाएगा। दिस इज अनदर एडिशन। द रिटेलर पैकेजेस द बिस्किट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जो रिटेलर होता है वो पैकेज मतलब पैकेजेस द बिस्किट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग ऑफ द बिस्किट्स, है ना, दस इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू। फिर से मार्केटिंग भी तो करना पड़ता है। अरे भाई शाहरुख खान खा के ऐड करेगा तो ऐड दाम तो बढ़ेगा ना। शाहरुख खान एक बिस्किट्स कंपनी का ऐड करता था ना, सनफीस्ट। हाँ सर, मैंने देखा था, आई होप आप लोग भी देखे होंगे। आजकल तो और भी कितना ऐड चलता है मुझे उतना नहीं पता, बट आई नो आप लोग भी बताएं। जीएसटी इज लेवाइड ऑन दीज वैल्यू एडिशंस। जितना बार वैल्यू एडिशन होगा, मतलब जितना बार प्रॉफिट ऐड होगा, उतना बार जीएसटी भी ऐड होगा। That is called monetary value added at each stage to achieve the final sale to the end customers. जितना बार वैल्यू एडिशन होगा उतना बार जीएसटी भी लगेगा, और जितना बार जीएसटी लगेगा उतना प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। मतलब सर, कंसिडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड द फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। ओके, सिंस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लिवाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जहां पर कंजम्पशन होगा वहां पर टैक्स लिवाई होगा। The entire tax revenue will go to Karnataka and not Maharashtra. जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कर्नाटका को जाएगा, महाराष्ट्र को नहीं। अब बात समझ रहे हो? ये पहले वैट में उल्टा होता था, जहां सोर्स होता था वहां पर टैक्स कलेक्शन होता था। अब उल्टा हो गया, जहां पर ज्यादा जाएगा वहां पर टैक्स कलेक्शन होगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र सोल्ड द फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। सिंस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लिवाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जब कंज्यूम होगा तभी ना टैक्स कलेक्ट होगा कस्टमर के पास से। अरे चाहे कस्टमर हो चाहे रिटेलर हो, जिस टाइम कर्नाटका गवर्नमेंट के हिसाब से है तो हाँ, टैक्स मतलब टैक्स का जो हाँ ऑब्वियसली ये जो टैक्स कलेक्शन होगा ये कर्नाटका गवर्नमेंट को जाएगा। मैन्युफैक्चर किया कौन? महाराष्ट्र ने, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर कहाँ है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में ही ना इसका कलेक्शन होगा।
जहां पर एक्चुअल सेल होगा, कंजम्पशन जहां पर होगा, कलेक्शन वहीं पर होगा। बात समझ में आ रहा है? जहां मैन्युफैक्चर होगा वहां पर उस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, जो कंज्यूम करेगा उस गवर्नमेंट को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर महाराष्ट्र से गुड्स मैन्युफैक्चर होके बंगाल में आ रहा है और जैसे बंगाल में वो गुड सेल होगा तो उसका जो सेल का टैक्स है, ठीक है, तो वो किसको मिलेगा? हमारा ममता दीदी को मिलेगा रे बाबा। अरे बात समझ में आ रहा है? अगर महाराष्ट्र से गुड्स मैन्युफैक्चर होके बंगाल में आ रहा है तो बंगाल में जैसे लोग कंज्यूम करेगा तो कंज्यूम करने के टाइम पे टैक्स भी पेमेंट होगा, तो उसका कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जाएगा। ये पहले नहीं होता था, पहले डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं होता था, पहले जहां पर जहां का प्रोडक्ट है उसको टैक्स मिलता था, लेकिन इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता था। इस प्रोसेस को कट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम को डेस्टिनेशन बेस्ड किया गया। अब जो कंट्री जितना कंजम्पशन करेगा उसका टैक्स कलेक्शन उतना होगा, जो जितना कंज्यूम करेगा उसका टैक्स कलेक्शन उतना होगा। मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, एक पूरा मैप है मेरे पास कि कौन सा स्टेट कितना जीएसटी इनकम कर लेता है, ठीक है। जिसका परचेसिंग पावर ज्यादा होगा वही करेगा ना सर। अरे बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हेलो, क्या आप लोगों से मेरा कनेक्शन है? ओके सर, ठीक है सर। ये डेस्टिनेशन बेस्ड का कॉन्सेप्ट आपको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है, जब कैलकुलेशंस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट एक बार मैं आपको जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए कि सर ये जो जीएसटी आप स्टार्टिंग से चिल्ला रहे हैं, हाँ ऐसा लग रहा है कोई नेता है जीएसटी लाएंगे, हाँ देश का मांग है, ऐसा टाइप का। बट सर ऐसा बात नहीं है, इसका जर्नी चालू हुआ था, देख लो सर इसका जर्नी कब चालू हुआ था, 2000 में। आज का बात नहीं है, शायद आप में से सबका डेट ऑफ बर्थ भी 2000 नहीं होगा, मे बी, ठीक है, या फिर शायद उसी टाइम पे जन्म ले रहे थे। 2000 पीएम वाजपेयी सेट अप ए कमिटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। 2000 में पीएम वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी को जानते हो ना सर, वन ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड, मतलब दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत मेरा बहुत फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है सर। पीएम वाजपेयी सेट अप ए कमिटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। पार्टी का बात नहीं है, जो पीएम साहस मतलब एकदम साहस दिखा के काम करता है ना, उसका मतलब फैन हो ही जाता हूं मैं, ठीक है। मेरे को पॉलिटिक्स समझ में ज्यादा नहीं आता क्योंकि वो क्या सही क्या गलत, पर जो साहस दिखाता है वो समझ आता है कि भाई ये बहुत साहसी डिसीजन था। किसके फेथ में काम किया, किसके फेथ में काम नहीं किया वो अलग बात, उसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है, पर एक शार्प डिसीजंस लेने का ताकत जिस प्राइम मिनिस्टर्स पे है वो प्राइम मिनिस्टर्स बेस्ट है। तो ये 2000 में पीएम वाजपेयी फर्स्ट टाइम जीएसटी के बारे में बात किया था। 2004 में टास्क फोर्स कंक्लूड्स जीएसटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव करंट टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 2004 में टास्क फोर्स कंक्लूड किया, मतलब एक टास्क फोर्स बिठाया गया जिन्होंने कंक्लूजन दिया, बोला कि यस होना जरूरी है। फिर 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट प्रोबेबली 2006 में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था सर, मतलब एनडीए गवर्नमेंट नहीं था, यूपीए गवर्नमेंट था, मेरे को जितना याद आ रहा है। उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस मिनिस्टर थे आपका कांग्रेस का नाम बताओ, साउथ इंडियन, चिदम्बरम सर, चिदम्बरम, वेरी गुड सर, चिदम्बरम शाह मोस्ट प्रोबेबली वही फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने फिर से 2006 में जीएसटी के बारे में बात किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन फ्रॉम, और ये भी बोला कि 2006 में ये भी बोला कि जीएसटी इंट्रोडक्शन फ्रॉम अप्रैल 1 2010, मतलब उनका टारगेट था कि 2010 अप्रैल के अंदर जीएसटी लाना चाहिए। बट क्या ला पाया था सर? नहीं। 2010 के 1 अप्रैल में कहाँ जीएसटी सर, कहाँ जीएसटी? हाँ 2010 तो बहुत पुराना बात हो गया, नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था? इसके पीछे क्या लगता है आप लोगों को? सर डिसीजंस लाने के लिए एक मेजर गवर्नमेंट होना चाहिए। मेजोरिटी गवर्नमेंट समझते हो ना? मेजोरिटी गवर्नमेंट मतलब जो पार्टी है वो पार्टी का मैक्सिमम मेंबर पार्लियामेंट में मतलब वोट मिलके उनका मतलब सीट होना चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी सीट होना चाहिए। बट यूपीए गवर्नमेंट मतलब जो कांग्रेस लीड गवर्नमेंट हुआ करता था यूपीए का, इवन एनडीए का, उससे भी पहले वाला जो वाजपेयी जी का भी गवर्नमेंट था वो भी मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं था। मेजर गवर्नमेंट तो आया सर 2014 में, दैट इज मोदी जी का गवर्नमेंट। जो करेंट गवर्नमेंट इंडिया में सेंट्रल लेवल में चलता है वो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है। जो बीजेपी को एक मेजर गवर्नमेंट बनाते हैं, और मेजर गवर्नमेंट में एक हेल्प क्या है जानते हो? आप डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो देश के हित में हो या अगेंस्ट में, चाहे वो डिसीजन फेवर में जाए या अगेंस्ट में,
बट एटलीस्ट डिसीजंस लिया जाता है। बट जब गवर्नमेंट मिलीजुली होता है ना, तो डिसीजंस लेना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। हर बात में इसको पूछो उसको पूछो, सबका ओपिनियन लो तब जाके होगा, तो कुछ कंट्री के लिए मूवमेंट नहीं बनेगा। अगर आप ही सोचो ना, आप अगर हर बात में एक काम करने के लिए 10 बार 10 जन को पूछोगे, कभी टीचर से, कभी पापा से, कभी माँ से, कभी दोस्तों से, आप डिसीजंस ले पाओगे? हाँ सर, आप भी तो, आपका भी तो कुछ फ्रीडम होना चाहिए। अब अगर बात बात में दूसरे को पूछते जाओगे, आप हमेशा कंफ्यूज ही हो जाओगे और हमेशा लेट ही होते रहोगे। कभी कभी कुछ डिसीजंस खुद को भी लेना पड़ता है, हाँ, दूसरे से सजेशन जरूर लेना चाहिए। सजेशन लेना एंड डिसीजंस लेने में फर्क होता है, इसलिए मेजॉरिटी होना। इसलिए तो 18 के बाद आप लोगों को, हम लोगों को क्या कहा जाता है, बेटा हम मेजर बन गए, मतलब अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ 18+। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, हाँ, जो आप लोग कर लेते हो कभी कभी, मुझे पता है। अच्छा ठीक है सर, सर कोई कुछ नहीं किया, आप जबरदस्ती सबको दोष दे रहे हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड सर। देखो 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया 2010 के अंदर लाएगा, पर नहीं ला पाया। फिर 2011 में कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट बिल टू एनेबल जीएसटी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस में बिल आया जीएसटी के रिगार्डिंग, ठीक है। एक्ट आने के लिए बिल आना जरूरी होता है, पहले बिल आएगा फिर एक्ट बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशंस बिल को एनेबल किया। फिर 2000, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहां से जाना चाहिए था, सॉरी ये थोड़ा दूर हो गया। 2007, 2006 के बाद तो 2007 ना, सीएसटी टू बी फेस्ड आउट। अच्छा, सेंट्रल सेल्स टैक्स को फेस्ड आउट किया गया एंड रेट रिड्यूस फ्रॉम 4% टू 3%, जो वैट के साथ हुआ करता था। फिर 2008 इम्पोर्ट कमिटी, ईसी मींस इम्पोर्ट कमिटी, मतलब जिसके पास ताकत था, फाइनलाइज दी ड्यूअल जीएसटी। उन्होंने ड्यूअल जीएसटी के बारे में बात किया। ड्यूअल जीएसटी इन द सेंस, अरे सर एसजीएसटी सीजीएसटी, है ना? अरे बात समझ में आ रहा है? ड्यूअल जीएसटी का मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी, इसके बारे में प्रपोजल आया था 2008 में, इम्पोर्ट कमिटी ने बताया था, जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, सेपरेट लेवी एंड लेजिस्लेशन। फिर 2010 प्रोजेक्ट टू कंप्यूटराइज कमर्शियल टैक्स लॉन्च्ड बट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन पोस्टपोन्ड। प्रोजेक्ट आया कंप्यूटराइज कमर्शियल टैक्सेस, हर चीज कंप्यूटराइज्ड होगा, रिटर्न फाइल वगैरह होगा, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन पोस्टपोन हो गया। फिर 2011 में बिल आया, फिर 2012 स्टैंडिंग कमिटी बिगिंस डिस्कशन ऑन जीएसटी बट स्टॉल्ड इट ओवर क्लॉज 279B, कुछ लॉ के कारण रुक गया। फिर 2013 स्टैंडिंग कमिटी टेबल्स इट्स रिपोर्ट्स ऑन जीएसटी। फिर 2014, अब मोदी जी का सरकार आने वाला है, जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट प्रोबेबली अरुण जेटली। 2014 का गवर्नमेंट है, अरुण जेटली उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बना था मोदी जी के सरकार में। फिर 2015 जीएसटी बिल पास्ड इन लोकसभा बट नॉट पास्ड इन राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा में बीजेपी का पावर नहीं था, मतलब बीजेपी मेजर नहीं था, लोकसभा में मेजर था, तभी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था, बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। फिर 2016, मुझे जितना याद आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी कहीं पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट मुझे यही याद आ रहा है। ओके, 2016 में जीएसटीएन गोज लाइव, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है, जिसको जीएसटी का पूरा काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। फिर 2016 में अमेंडेड मॉडल जीएसटी लॉ पास्ड इन बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट गिव्स असेंट, दोनों हाउस में पास हुआ, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। अपर हाउस इन द सेंस राज्यसभा एंड लोअर हाउस इन द सेंस लोकसभा, दोनों हाउस में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने भी अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, तब जाके मतलब साइन दस्तखत कर दिया। फिर 2017 में 4 सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल पास्ड लोकसभा एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, एंड राज्यसभा passes 4 supplementary GST bill, final GST to implemented on July 1, 2017। मजाक नहीं है सर, एक एक्ट पास करना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं होता। मतलब हमारे जैसे देश में मतलब डेमोक्रेसी तो है, पर डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम भी है, कुछ सही करने जाओ हर जगह में इतना ज्यादा पूछना पड़ता है, और कंट्री बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, ठीक है, इतना सारा लोगों का ओपिनियन लेके, सबका मत लेके कंट्री को आगे बढ़ाना एक मुश्किल का ही बात है सर, ठीक है। फिर देखो, फिर ये सब आ गया और उसके बाद आप जीएसटी पढ़ते हो, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, सर जीएसटी का ये पूरा का पूरा जर्नी समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो सर, सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर। ओके,
नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। अब ये जीएसटी को लाने के पीछे गवर्नमेंट का ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव काम कर गया, ये सब सवाल तो इंपॉर्टेंट सवाल है ना सर। टू अचीव द आइडियोलॉजी, ओके, आइडियोलॉजी ऑफ वन नेशन वन टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का एक आइडियोलॉजी था। क्या आइडियोलॉजी था? कि एक नेशन होगा और एक टैक्स होगा। ये बात बात में ये टैक्स वो टैक्स, हैनो टैक्स तैनो टैक्स, मुश्किल बढ़ रहा था। ये हैनो टैक्स तैनो टैक्स, हर तरह का टैक्स के छुटकारा पाने के लिए एक नेशन एक टैक्स। बात बात में टैक्स नहीं दे बाबा, फिर काम नहीं हो पाता है। टैक्स में ही दिमाग खराब हो जाता है, बिजनेसमैन बिजनेस करना नहीं चाहता। इसीलिए फिर GST has replaced multiple indirect taxes which were existing under the previous tax regime. The advantage of having one single tax means every state follows the same rate of particular product or service. हर एक स्टेट को सेम रेट फॉलो करना पड़ेगा। वैट में क्या था, अगर आंध्र प्रदेश वैट का रेट मिनिमम 5% किया था तो वेस्ट बंगाल मिनिमम 4% करके रखा था। आप बात समझ रहे हो? एक ही प्रोडक्ट है बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रहे है कि मेरा मिनिमम 5% है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोल रहा है मेरा मिनिमम 4% है, सिक्किम गवर्नमेंट बोल रहा है मेरा मिनिमम 6% है। आप बात समझ रहे हो? नेशन एक कहाँ हो गया फिर तो हर एक स्टेट के पास पावर आ जा रहा है ना। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन में बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में बिजनेस करो प्रोडक्ट का प्राइस एक, तेलंगाना में बिजनेस करो प्रोडक्ट का प्राइस एक, अलग अलग हो जा रहा है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या रे नंदिनी, आस्था, हाँ सर, समझ आ रहा है ना? प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया बोलो। ज्योति? हाँ सर, क्लियर है। ओके सर। तो ये प्रॉब्लम वैट में था। अब उसी वैट का प्रॉब्लम को जीएसटी सप्लीमेंट किया, रिप्लेस करके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज इजियर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज डिसाइडिंग द रेट्स एंड पॉलिसीज। कॉमन लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस सच एज ई-वेबल्स। आजकल बहुत चलता है ई-वेबल्स, ये सब पढ़ाए, मतलब मैं रिसेंट पढ़ाया भी, बहुत आप लोगों में से बहुत लोग पढ़ के आए हो। ई-वेबल्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर था, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट, ई इनवॉइसिंग, मैं बताऊंगा सब कुछ जीएसटी गवर्नमेंट के साइट में जाके कैसे निकाला जाता है, ठीक है। रास्ते में गाड़ी चलेगा, ई-वेबल चाहिए, बिकॉज हर चीज का प्रूफ, हर चीज का कंप्लायंस। इसमें क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, डुप्लीकेसी कम होगा, ठीक है। इलीगल कॉन्सेप्ट में, मतलब आतंकवादियों का जो इलीगलिटी है ना, वो हर चीज का सुविधा होगा सर। जब हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो मतलब जो गलत काम करते हैं ना, जैसे आप लोग जानते हो हमारे देश के पीछे एनिमी का अभाव नहीं, तो एनिमी से भी छुटकारा पाने के लिए भी बहुत वाइटल है। ओके, टैक्स कंप्लायंस इज आल्सो बेटर एज टैक्स पेयर्स आर नॉट bogged डाउन विद मल्टीपल रिटर्न फॉर्म्स। हर बात में रिटर्न मतलब बिजनेसमैन का झमेला। अब बिजनेसमैन इतना झमेला लेगा, कंप्लायंस में दिमाग खराब करेगा कि बिजनेस करेगा? अरे बिजनेसमैन बात में कंप्लायंस करेगा कि बिजनेस करेगा? उसको भी दिक्कत है, बिजनेस करेगा ना, तो उसको भी कंप्लायंस से छुटकारा देना चाहिए थोड़ा सा। एक ही काम करो बस, सरकार को भी पैसा मिल जाता है और मतलब बिजनेस को भी ठीक ठाक जो करना है उसको। लेकिन अगर उसको एक बार वैट का रिटर्न फाइल करना है, एक बार सर्विस टैक्स का करना है, एक बार एक्साइज का करना है, एक बार कस्टम्स का करना है, कस्टम्स तो अभी भी है, तो मुश्किल बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, वन रिटर्न, फॉर्म्स एंड डेडलाइंस, ओवरऑल इट इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस, ठीक है, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। तो सबसे में मेजॉरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, मैं लिस्ट बताऊंगा अभी आप लोगों को कि बहुत सारे मतलब टैक्स को सबसम कर लिया। सबसम करना मतलब जीएसटी के अंदर वो समा गया सर, सिंपल बात है, समा गया। इंडिया हैज सेवरल अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, which used to be levied at multiple supply chain stages. Some taxes were governed by the states and some by the centers. कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाते थे। There was no unified and centralized tax on both goods and service. Hence, GST was introduced. Under GST, all the major indirect taxes were subsumed into one. ठीक है? It has greatly reduced the compliance burden of the taxpayers and eased tax administrations for the government. गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सुविधा हुआ, उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना के मुश्किल बढ़ रहा था, ठीक है। तो इतना डिपार्टमेंट कंट्रोल करना भी मुश्किल है और करप्शन भी बढ़ रहा था, ठीक है। सब जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन जाते हैं, आप तो जानते हो ना, सब अपने आप को हुनू समझने लगता है, ठीक है। बाद में सबको मुश्किल में डालते हैं। और सबसे बड़ा मुश्किल जो बन रहा था वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप बात को समझ रहे हो ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था।
ठीक है, मैं बाद में आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बताऊंगा कि बिजनेस करना आसान होना कितना कंट्री के लिए जरूरी है। बट टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ये कैसा है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब हर स्टेज में टैक्स के कारण क्या प्रॉब्लम वैट में होता था, जो कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हुआ। मैं आपको इसका कैलकुलेट इलस्ट्रेशंस करके समझाऊंगा, वेट कर जाओ थोड़ा सा। One of the primary objective of GST was to remove the cascading effect of taxes. Previously, due to the different indirect tax laws, taxpayers could not set off the tax credits of one tax against the other. For example, excise duty पे करते थे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, लेकिन इसका टैक्स का क्रेडिट हमें वैट पे नहीं मिलता था। नंदिनी ने मुझे सवाल पूछा था, क्या सर वैट में आईटीसी था? हाँ नंदिनी, तुझे मुझे पूछा था ना। हेलो नंदिनी, मेरा आवाज आ रहा है? ओके, किसी कारण से शायद नंदिनी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। नंदिनी ने मुझे पूछ रहा था स्टार्टिंग में कि सर वैट में आईटीसी है कि नहीं। एक सेकेंड, नंदिनी है ही नहीं क्लास में। यस नंदिनी, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, मैं तेरे को ही पूछ रहा था कि तू मुझे पूछ रहा था ना सर वैट में आईटीसी था कि नहीं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना? हाँ सर। तो एक्चुअली वैट में आईटीसी था, बट वैट के साथ सिर्फ वैट ही एडजस्ट करता था, मतलब वैट का आईटीसी सिर्फ वैट के साथ ही एडजस्ट होता था। बट क्या होता था 2017 से पहले सिर्फ वैट नहीं होता था, एक्साइज भी होता था। अब एक्साइज ड्यूटीज भी जमा करते थे आप, सर्विस टैक्स भी जमा करते थे, तो आपको वैट के साथ सिर्फ वैट ही एडजस्ट करने को मिलता था, एक्साइज या सर्विस टैक्स या सीएसटी एडजस्ट करने को नहीं मिलता था। तो ये सब प्रॉब्लम वैट मतलब उस टाइम पे हुआ करता था। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इस कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण जो हर एक स्टेज का अलग अलग टैक्स कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता था, मैन्युफैक्चरर एक्साइज लेता था, है ना, मैन्युफैक्चरर एक्साइज ले लेता था। अब ये एक्साइज टैक्स तो पॉकेट से तो जा रहा है ना सर टैक्स पेयर्स का, तो इसका क्रेडिट मिल जाता तो बढ़िया होता। बट एक्साइज के बाद नेक्स्ट में क्या होता है, वैट आता है। अब जब तुम वैट देते हो तो उसके साथ एक्साइज एडजस्ट नहीं करेगा। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया ना। कैस्केडिंग मतलब स्टेज बाय स्टेज, एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ वैट ही वैट के साथ कनेक्ट करता था, तो प्रॉपर आईटीसी का यूटिलाइजेशन भी नहीं होता था। ये प्रॉब्लम हुआ करता था। डोंट वरी, इसका एग्जांपल्स करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसलिए बोला है, दिस हैज हेल्प्ड एलिमिनेटेड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी अक्रॉस बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सीमलेस क्रेडिट का फ्लो होना जरूरी है। डोंट वरी, एग्जांपल्स करेंगे ना 2 मिनट बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा। टू कर्ब टैक्स इवेशंस, ये तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि टैक्स इवेशंस कम हो जाए। हमारे देश में मैक्सिमम लोग टैक्स देने से बचना चाहता है ना सर। टैक्स इवेडर बहुत है हमारे देश में, तो इनसे छुटकारा पाना गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज टैक्स इवेडर बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट का कलेक्शन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का कलेक्शन कम होगा तो देश का डेवलपमेंट रुकेगा सर, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा पूरा का पूरा सर। उसके अंदर करप्शन भी है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाते हैं तो 100 रुपीज जब गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, ठीक है, सपोज मानो कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इनकम किया और वेस्ट बंगाल या बिहार या कहीं पर भी गवर्नमेंट ने कुछ पैसा भेजा, तो गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ में से 10 करोड़ भेजता है स्टेट को डेवलपमेंट के लिए, बीच में पैसा गायब होता है कि नहीं होता? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो एग्जैक्टली अब ज्यादा कलेक्शन होगा तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ज्यादा होगा, अगर कलेक्शन ही कम रहेगा तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से करेगा? सिंपल सी बात है ना। तो इसको कर्व करना भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था। जीएसटी लॉज इन इंडिया आर फॉर मोर स्ट्रिगनेंट कंपेयर्ड टू एनी ऑफ द indirect tax laws. Under GST, taxpayers can claim ITC only on invoice uploaded by their respective suppliers. इसके बारे में चर्चा करेंगे सर आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सप्लायर अगर अपलोड करता है अपना इनवॉइस तभी जाके जो रेसिडेंट है, मतलब जो आईटीसी क्लेम कर रहा है तभी आईटीसी मिलेगा, ठीक है। द चांसेस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी क्रेडिट ऑन फेक इनवॉइस आर मिनिमल। पहले फेक इनवॉइस बन जाता था, आजकल नहीं बनेगा क्योंकि अभी रूल बन गया है सर। ये जीएसटी गवर्नमेंट का साइट है, ये देखो, ये लोग बहुत लोगों ने इसका ये चैप्टर रिटर्न वगैरह पढ़ के आए हो, मुझे पता है। gst.government.in जीएसटी पोर्टल, हमें पोर्टल में जाना है, ठीक है। ये पोर्टल में ना हर चीज का अपलोड होता है, ठीक है। एज ए टैक्स पेयर्स जब तक आप आईटीसी तभी क्लेम कर पाओगे
जब आप अपने रेसिपेंट का डिटेल्स वो भरेगा, ठीक है। मतलब सप्लायर जब अपना आईटीसी क्लेम करेगा तो उसको ये दिखाना जरूरी है कि वो जिसको सेल किया है वो भी सेम टू सेम, मतलब अपने रजिस्टर्ड नंबर से सेम टू सेम किया है। मतलब जब तक दोनों साइड में मैच नहीं कर जाता तब तक सेलर और रेसिपेंट के बीच में क्या हुआ है, जब तक दोनों साइड में मैच नहीं कर जाता तब तक आईटीसी क्लेम नहीं होगा। डोंट वरी सर, ये सब क्वेश्चंस करके समझ जाएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। टू इंक्रीज टैक्स पेयर्स बेस, गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे देश में और भी ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, इसलिए वैट के टाइम पे क्या था, थोड़ा लोअर लिमिट में ही टैक्स कलेक्ट होता था, बट अभी गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं, लिमिट को बढ़ाया जाए। GST helped in widening tax base. Previously, each of the tax laws had different threshold limit for registration based on turnover. GST में क्या हो गया, consolidated tax levied both goods and services पे. It has increased tax registered businesses, ठीक है। Besides the stricter laws surrounding input credit. ITC क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड होंगे, तब जाके ये ऑटोमेटिकली सभी को इसके अंदर ला दिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी टैक्स के अंदर ला दिया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था, इन्हें भी ला दिया। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का कलेक्शंस है वो बढ़ गया सर। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, ऑनलाइन प्रोसीडियर्स, ऑफलाइन कुछ नहीं, ऑफलाइन भी अभी भी चलता है कहीं कहीं, बट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर चीज ऑनलाइन होगा तो बिजनेस करना आसान होगा। आपको बाद में ऑफिस दौड़ना भागना का जरूरत नहीं है। और आप लोग जानते हो कि इंडिया रिसेंट ट्रेंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग कहां से कहां पहुंचा है, जानते हो ना सर? हाँ, जानते हो आप लोग इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड रैंकिंग कहां पहुंचा है सर? सेकंड नंबर, सेकंड या थर्ड नंबर, 63 सर, नहीं सेकंड थर्ड नहीं सर, इतना नहीं। मैं वो तो उसमें था वीट प्रोडक्ट में कुछ चीज में, सॉरी। इंडिया का जो 63rd पोजीशन पे आ गया ये वर्ल्ड वाइड, ये 2014 में जब ये करंट गवर्नमेंट जो चल रहा है बीजेपी का, ये गवर्नमेंट आने से पहले वर्ल्ड वाइड इंडिया का पोजीशंस बहुत पीछे था सर। अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो सर, न्यूट्रल सोर्स है 2014, उससे पहले का, इवन 2014 का ही डेटा देखो आप। सबसे नंबर 1 में कौन है सर? बिजनेस बहुत इजी है न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, डेवलप्ड नेशंस, हांगकांग, डेनमार्क, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया कहाँ है सर? अरे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो इंडिया 63, ये इंडिया का करंट रैंकिंग है। 2014 में 142 में हुआ करता था, फिर 130, 2014 में मोस्ट प्रोबेबली 130, 142, 130, धीरे धीरे 77 2019 में, फिर जाके 63। तो इंडिया का पोजीशंस वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने में बहुत अच्छा हुआ है, और यही रीजंस है कि इंडिया ग्लोबली इंडिया एक अपना पहचान डे बाय डे बना रहा है सर। ऑब्वियसली, बिकॉज जिस कंट्री में बिजनेस करना आसान है वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये समझो सर, ये बात तो मानोगे ना सर आप लोग? जिस कंट्री में बिजनेस करना आसान है वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, हाँ या ना सर? बोलो। यस क्या सर। हाँ सर, और क्या चाहिए? करंट डेट में अगर देश को डेवलप करना है तो बिजनेस करना आसान होना चाहिए। अगर बिजनेस करना आसान नहीं है तो फिर जॉब कहाँ क्रिएट करेगा सर? जॉब हवा से नहीं बनता है, इसके लिए बिजनेस होना जरूरी है। जॉब क्रिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रूटेड होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा, और ऑटोमेटिकली गरीबी भी हटेगा, है ना? तो इसके लिए बिजनेस स्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जीएसटी में एक सबसे बड़ा जो चीज आया, दैट इज लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, रास्ते में गाड़ी चलता है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट गाड़ी को रोक लेता था। बात समझ रहे हो सर? कभी एक्साइज रोकता है तो कभी सेल टैक्स वाले वैट रोकता है, कभी कस्टम्स वाले रोकता है तो कभी सर्विस टैक्स वाले रोक लेता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, कभी एंट्री के लिए एक ऑक्ट्रॉय वगैरह रोक लेते हैं, बॉर्डर में रोक लेता था। तो हर बात में अगर रास्ते में गाड़ी रोकेगा तो फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करते हो और फ्लिपकार्ट आपको क्या बोलता है? 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, बोलता है कि नहीं बोलता है सर? अरे यस सर। आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करते हो, से फॉर एग्जांपल आप मानो कि फ्लिपकार्ट में आप ये क्या ऑर्डर करोगे, चलो एक लेनोवो का लैपटॉप, देखो तो क्या डेट बता रहे हैं इसका? अरे वाह, देखो बाय 11 AM टुमारो, कल सुबह तक दे देगा। आप समझ रहे हो? मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ जानते हो? इसके पीछे
रास्ते में मतलब ये जो एक के बाद एक हब से आ रहा है ना, रास्ते में कोई भी रोक टोक नहीं है, बाय रोड बोलो बाय रेल बोलो, रोक टोक नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस हो रहा है, और ये स्मूथ फ्लो के कारण आप 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी का मजा लेते हो, और बिजनेसमैन को भी मजा है, कस्टमर्स को भी मजा है। बात बात में रास्ते में गाड़ी रोक के क्या होता है, बिजनेस को नुकसान होता है, और कुछ करप्टेड पुलिस ऑफिसर को मजा होता है। ये सब नहीं करना चाहिए ना, आप समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हुआ है जो जीएसटी के कारण हुआ है, बिकॉज एक ही डिपार्टमेंट बना है, तो सारा का सारा एक सिंगल जीएसटी बिल के थ्रू से ऑनलाइन में ही हो जाता है, तो रास्ते में गाड़ी रोकने का, पेपर्स रोकने का क्या जरूरत है, सब तो ऑनलाइन में बनेगा ना। अरे कोई टैक्स जमा किया कि नहीं किया, पेपर्स क्लियर है कि नहीं है, सब तो ऑनलाइन में जमा होके रखा है, तो फिजिकल चेकिंग का तो कोई जरूरत है ही नहीं ना। क्या रे, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? यस सर। है ना, बॉर्डर चेक पोस्ट में बहुत प्रॉब्लम होता था, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में गाड़ी जाता था, बॉर्डर चेक पोस्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था। वो चेक पॉइंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट हुआ है, गाड़ी को रोकना नहीं है, एकदम बॉर्डर में स्मूथ फ्लो होगा। ये चीज पहले आज के रेट से नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आज से कम 30-40 साल पहले इंप्रूवमेंट लाया था, कौन जानते हो? इसमें इंप्रूवमेंट लाया था यूरोपियन नेशंस। यूरोप में एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना भी बहुत आसान है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है बिकॉज हमारे यहाँ पर जो भी पड़ोसी कंट्रीज है सब एक के साथ दूसरा लड़ाई लड़ता रहता है। यूरोप में ये लोग भी बहुत लड़ाई लड़ा है सर, यूरोप भी बहुत लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज ये लोग थोड़ा शांत हो चुका है, थोड़ा एडुकेट हो गया ना सर, समझ गया है। लेकिन अभी ये इनका मेन क्या है, ये दूसरे को लड़ा के मजा ले रहा है अपना, है ना सर? ये अभी दूसरे को लड़ाता है, भाई तुम लड़ो हम मजा लेते हैं। लेकिन आज के डेट में इंग्लैंड से डेनमार्क आना, नॉर्वे से डेनमार्क जाना, डेनमार्क से स्वीडन जाना, यहाँ से फिनलैंड आना, ठीक है, जर्मनी से फ्रांस जाना, फ्रांस से बेल्जियम जाना बहुत आसान है, बहुत आसान। नॉट जस्ट कि मतलब रास्ते में मतलब कंट्री के साथ यूरोपियन यूनियन का तो एक केस है ही, बट साथ में ये जो जीएसटी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबको एक्चुअली यूनियन के अंदर वो लोग मैनेज करता था, फिर कंट्री टू कंट्री ये लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता था, किसका क्या कलेक्शन हो रहा है। जो आज हम हमारे देश के अंदर कर पाए हैं, ये बहुत पहले यूरोपियन नेशंस कर चुका है, इसीलिए यूरोप इतना डेवलप कर गया सर, बिकॉज वहां पर बिजनेस डेवलप कर गया। ये तो मानोगे ना सर, लास्ट 100-200 ईयर्स में कोई भी कंट्री, अगर कोई भी कंटिनेंटल अगर सबसे ज्यादा डेवलप किया है वो तो यूरोप है ना सर। अरे तभी तो ख्वाब देखता है यूरोप में जाना है। यस सर। है ना, तो क्यों कर लिए ये लोग डेवलप लास्ट 200 ईयर्स में? बिकॉज एक तो रिसोर्स तो जहां से मर्जी ये लोग जुगाड़ किए वो छोड़ो, लेकिन मेन बात है मैनेजमेंट गजब का किया है, उसका कोई मतलब दौरा ही नहीं। ये मेनली स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, पूरा यूरोप नहीं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, मतलब ऐसा सोच सकते हो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, ये मेनली बहुत डेवलप किया। ये ईस्टर्न यूरोप उतना नहीं, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस वो उतना नहीं है, बट ये जो वेस्टर्न पार्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा डेवलप किया। ये तो इसमें तो कोई दौरा नहीं। इंडिया हमारे यहाँ पर भी बन सकता है, सीरियसली हमारे यहाँ पर भी हो सकता है, बस पाकिस्तान बदमाशी करना बंद कर दे, टेररिज्म फैलना बंद कर दे, है ना। पाकिस्तान जो टेररिज्म फैलाता है ये तो सबको पता है, तालिबान उन्हीं का क्रिएटेड है ना। वो चाहते हैं कि तालिबान के थ्रू से इंडिया के अंदर पूरा का पूरा खत्म करेगा। अब ये सब बंद करेगा तब ना कुछ डेवलपमेंट होगा, तो टेररिज्म खत्म होगा तब जाके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ऐसे नेपाल भूटान ठीक है, बट नेपाल के साथ भी चाइना करप्शन करता है, कभी भूटान के साथ करप्शन करता है। अब ये सब मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे इंडिया के साथ नेपाल का रिलेशन, भूटान का रिलेशन बहुत बढ़िया है, बट चाइना झमेला कर लेता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन तो अच्छा है ही, बट फिर भी वही पाकिस्तान बीच बीच में लगाता रहता है ना, मुश्किल बढ़ाते हैं अलग अलग सब पिंच करके, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, जात पात को हटा के बस इंसानियत को खत्म कर रहा है। तो ये सब जब तक ठीक नहीं होगा ना एशिया में, तो हमारा एरिया देख सकते हो आप कितना बड़े हैं हम लोग बहुत रीच है, बट हम लोग का रीच का कोई फायदा ही नहीं है। या अफगानिस्तान से लेके पूरा भारत से लेके चाइना, साउथ एशियन नेशंस लाइक थाईलैंड, बैंकॉक, हाँ, इंडोनेशिया, पूरा चाइना अगर एक हो जाता क्या मजा आता सर। हाँ, अरे मजा आता कि नहीं आता? इजी गोइंग होता तो बिजनेस में डेवलपमेंट होता कि नहीं होता?
बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ा हुआ है सर। ये वेस्टर्न नेशंस के मारपीट से बचना है। ये लोग तो चिंगारी लगा के चला गया, बट हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। क्या जरूरत था ब्रिटिश को आने का? क्या जरूरत था रशिया में अफगानिस्तान को कब्जा करने का? फिर अमेरिका को आने का क्या जरूरत था? ब्रिटिश आया तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग किया, अलग करके हमारे बीच में लड़ाई लगाया। अब लड़ाई लगा के वो लोग तो चले गए, फिर हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। अब समझ रहे हो ना वेस्टर्न कंट्रीज का प्रॉब्लम? वो लोग सबको जला के खुद अभी शांति में जी रहा है। शांति वो भी नहीं है, बट फिर भी जो भी हो, अब देखो वक्त लगेगा ये सब ठीक करने में। बट दोस्त किसी को भी दे दो, दोस्त तो अपना है। कोई लड़ाने आए तो हम लड़ लेंगे क्या? ये भी एक सवाल है ऑब्वियसली, लेकिन हम लड़ रहे हैं सर, ये तो दिख रहा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बहुत गजब होना, ये जीएसटी का एक सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है। टू प्रोमोट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड इंक्रीज कंजम्पशन। प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा एंड कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब बिजनेस बढ़ेगा, मजा आ जाएगा। ये सब बेनिफिट है जीएसटी का। आई होप सर एक बार गो थ्रू करोगे तो और थोड़ा समझ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एडवांटेजेस का पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है सर। रिमूविंग द कैस्केडिंग इफेक्ट, हायर थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख का जो लिमिट बना हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए 10 लाख का लिमिटेशन है, सब बताएंगे आगे आगे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मतलब आपको रेगुलर नहीं करना है, आप कॉम्पोजिट स्कीम में आ जाओ, साल में एक बार रिटर्न फाइल करो, बात बन जाता है। सिंपलर ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर जीएसटी कंप्लायंस, सब ऑनलाइन में हो जाएगा। रिलेटिवली लेजर कंप्लायंस अंडर जीएसटी, डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई-कॉमर्स एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक एंड रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जीएसटी के थ्रू से, जो पहले वैट सीएसटी में नहीं हुआ करता था। ओके सर, ये सब बेसिक बातें हैं, याद रखिएगा सर। और ये तो सर आपको पता ही है कंपोनेंट्स में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इट इज द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सेल। जब सेम स्टेट के दोनों स्टेट अलग अलग में होता है, ट्रांजैक्शन विद हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र। वो थोड़ा गलत लिख दिया सर, थोड़ा गलत हो गया। सीजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट में लगता है ना। अरे ये गलत हो गया ना। टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंटर स्टेट सेल, क्या होगा? इंटर स्टेट सेल। ट्रांजैक्शंस विद इन महाराष्ट्र नहीं, फ्रॉम महाराष्ट्र टू एनी अदर स्टेट, तो उसमें क्या लग जाता है? क्या ये गलत बोला कि सही बोला? अब लोग चुप क्यों हो? सर विद इन स्टेट जब होगा तो इंट्रा स्टेट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो इंटर स्टेट होगा। तो ये इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर स्टेट होगा? विद इन महाराष्ट्र। सर सही तो बोला है, मैं ही तो गलत बोल रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके देखो, अरे उसमें तो आईजीएसटी लगता है जब स्टेट चेंज हो जाता है। जब स्टेट चेंज होगा तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जब सेम स्टेट के अंदर होता है, जब महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, कंफ्यूज हो गए आप लोग, जब महाराष्ट्र के अंदर ही होगा गुड्स का ट्रांजैक्शन, तो उसमें सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। अगर रेट 18% है तो ऐसा होता है ना, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी ऑल्सो 9%। बट जब स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र टू कर्नाटका टू तमिलनाडु, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें तब जीएसटी 18% लगेगा और वो पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, फिर बाद में वो रेमिट करता है, वो अलग बात, उसमें बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका सीजीएसटी एसजीएसटी जो इंट्रा स्टेट टैक्स है। मतलब जब गुड्स का मूवमेंट सेम स्टेट के अंदर होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसी स्टेट को मिलता है, ठीक है, जिस स्टेट के अंदर उसका मूवमेंट हुआ है। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर होगा तो ममता दीदी को, महाराष्ट्र के अंदर होगा तो उद्धव ठाकरे को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे पता है ना महाराष्ट्र का सीएम कौन है? अरे उद्धव ठाकरे। एग्जैक्टली सर। आईजीएसटी कब कलेक्ट होगा? जब सेल इंटर स्टेट होगा, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ठीक है, तब किसको मिलेगा? अरे मोदी जी को मिलेगा। समझ रहे हो ना सर? तब मोदी जी को मिलेगा, बिकॉज सेंट्रल में तो वो बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को मिलेगा, सिंपल बात है। अब देखो सर, बात देखो, इन मोस्ट केसेस द टैक्स स्ट्रक्चर अंडर न्यू रिजिम विल बी एज फॉलोज। देखो न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम, पहले क्या होता था और अभी क्या है? सेल विद इन द स्टेट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेल टू अनदर स्टेट, आईजीएसटी। बट जब ओल्ड रिजिम मतलब जीएसटी से पहले वाला जो एरा था, तब क्या चलता था? देखो एक बार चेक करो। ओल्ड रिजिम में क्या चल रहा था सर?
जब स्टेट के अंदर होता था वैट लगता था, सेंट्रल और VAT। एक्साइज लगता था, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स लग जाता था। वेरी गुड सर। रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये दोनों जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जैसे एक्साइज वगैरह है, ये सेंट्रल को जाता था, वैट जो होता था वो स्टेट को मिलता था, ठीक है, ये दोनों के अंदर इक्वली शेयर होता था। और ओल्ड रिजिम में अनदर स्टेट में जब होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब उसमें वैट नहीं लगता था, सीएसटी होता था प्लस एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स। देयर विल बी वन टाइप ऑफ टैक्स, सेंट्रल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, द सेंटर विल देन शेयर द आईजीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, अभी भी वही है, ओल्ड रिजिम में जो चलता था अभी भी वही चलता है न्यू रिजिम में। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब सेम स्टेट के अंदर होता है, तो जैसे सीजीएसटी ये किसको जाता है, सीजीएसटी किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है ना सर, और एसजीएसटी किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट का वैट 18% है, सपोज 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसमें 18% का जीएसटी है, तो 100 का 18%, तो ये कैसे भाग हो जाएगा, 9 करके ना, तो 9% चला जाएगा स्टेट को, 9% चला जाएगा सेंट्रल को, है ना। तो ये सेम स्टेट के अंदर हो जाता है। और जब बात आईजीएसटी का होता है, तो देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज आईजीएसटी। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल, द सेंटर विल देन शेयर द आईजीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। कहां पर गुड्स का डेस्टिनेशन है, वो वाला स्टेट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेमिट करेगा, ठीक है। रेमिटेंस का प्रोसेस जो है वो हम लोग लैटरल चैप्टर में धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है, कि कौन किसको कब किस तरह से रेमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से रेमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये पहले भी हुआ करता था, ठीक है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अभी जीएसटी में सिंपल 3 हो गया। ओके, चलो एक एग्जांपल्स देखते हैं। Let us assume that a dealer in Gujarat had sold the goods to dealer in Punjab. गुजरात का डीलर पंजाब के डीलर को गुड सेल कर रहा है, कितने का, 50,000 का। टैक्स रेट कितना है, 18%। तो सर क्या लगेगा इसमें, गुजरात का बिजनेसमैन पंजाब वाले को बेच रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, बोलो ना सर। IGST because ये interstate है। Thank very good sir. In such a case the dealer has to charge IGST 9,000. This revenue will go to किसके पास जाएगा ये revenue? 50,000 का 18% कितना होता है, बोलो 9,000 ना। ये 9,000 IGST कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये सर नो, The same dealer sell goods to consumer in Gujarat. वही डीलर, मतलब जो गुजरात वाले डीलर हैं, वही डीलर गुजरात में किसी दूसरे को दे रहा है 50,000 का गुड्स, तो उसमें जीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी रेट थोड़ा कम है उसमें, से फॉर एग्जांपल 12% मान लिया गया, तो इसमें जीएसटी क्या हो गया, 6%, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हाँ बोलो सर। ना ये आंसर से आपने जेटा बोला ना। ओके, द डीलर हैज टू कलेक्ट 6,000 एट जीएसटी goods and service tax, 3,000 will go to central government and 3,000 will go to Gujarat government, है ना। जो 6,000 का कलेक्शन हुआ है, 50,000 का 12%, that is 6,000 ना, 50K का 12%, that is 6,000। अब ये 6,000 में से 3,000 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 3,000 जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के पास, बिकॉज सेल जो हुआ है वो विद इन स्टेट हुआ है। ठीक है सर, बात समझ में आया। ठीक है, ये होता है जीएसटी का कॉन्सेप्ट। मतलब yes, जब कोई गुड्स का सेल होता है तब किसको क्या मिलता है। अब आईजीएसटी का जो कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना, वहां से भी वो स्टेट को अलग से शेयर बाद में देता है, वो बाद में बात करता हूँ। टैक्स लॉज बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या हुआ करता था। इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, both the states and the center maintained collected tax from the value added tax. Every state had different set of rules and regulations, सब स्टेट का अलग अलग होता था। interstate sale of goods was taxed by the center, that is CST कहलाता था, was applicable to case of interstate sale of goods. indirect taxes such as entertainment tax हुआ करता था, octroi, local tax levied together by state and center, ये सब एक साथ मिलके करता था। This led to a lot of overlapping of taxes levied by both and state and the center. For example, when goods were manufactured and sold,
एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड बाय द सेंटर, है ना। जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो उसमें एक्साइज लगता था, और एक्साइज चार्ज करने का ताकत किसको होता था? सेंट्रल को होता था, ठीक है। सिमिलरली वैट वाज आल्सो चार्ज बाय सेंट्रल, सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर दिया, वैट चार्ज कर दिया स्टेट। इट लेड टू अ टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, आल्सो नोन एज द कैस्केडिंग इफेक्ट, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द प्री जीएसटी रेजिम। तो देख लो सर, पूरा लिस्ट पहले देख लो, और फिर मैं आपको एक कंपैरिजन कराऊंगा कि पहले कोई प्रोडक्ट बेचने में क्या दाम पड़ जाता था और जीएसटी आने के बाद उसका टैक्स को क्या दाम पड़ जाता है। वो रहेगा आज का फाइनल डिस्कशन। बट बिफोर दैट ये पहले तो जान लो जीएसटी आने से पहले क्या क्या होता था। देखो, सीएस सेंट्रल एक्साइज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ये सब होता था, आजकल नहीं है। सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग। हाँ बोलो सर। এই যে অ্যাডিশনাল ডিউটিজ অফ এক্সাইজ এগুলো কি মানে ট্যাক্স ছিল? हाँ ये सब टैक्स हुआ करता था जब মানে एक्साइज के अंदर ही हुआ करता था। अच्छा, ठीक है, ये जब मैं कस्टम्स चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर अभी भी कुछ कुछ है, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह आजकल भी चलता है, कस्टम्स तो अभी भी है, ठीक है। बट ये सब टैक्स को अभी किसके अंदर लाया गया? जीएसटी के अंदर। थोड़ा लिस्ट याद रखिएगा, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हैव रिप्लेस्ड ऑल द अबव टैक्सेस। इतना सारा टैक्स को हटा के सिंगल टैक्सेस आया, दैट इज जीएसटी, और जीएसटी में 3 तरह का टैक्स आपके सामने दिख रहा है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी लाया गया सर। क्या एक्सेप्शंस? However, certain taxes जैसे कि GST levied for the interstate purchase at a concessional rate 2% by the issue of utilizations from sea is still prevalent। मतलब क्या होता है कि certain taxes जैसे कि GST levied for the interstate purchase at a concessional rate, अगर किसी चीज में concessional rate लगता है GST का, तो वो 2% GST का concessional rate है, जिसके लिए फॉर्म सी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। वो अभी भी है, ठीक है। इट अप्लाइज टू सर्टेन नॉन जीएसटी गुड्स। कहाँ लगता है? कुछ नॉन जीएसटी गुड्स है जिसमें 2% टैक्स देके इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हो जाता है, ठीक है। 2% टैक्स देके, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल कहते हैं सर, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल या फिर एटीएफ भी कहते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेसिकली ये सब में स्टेट का अलग से टैक्स लगता है, ठीक है। स्टेट वैट यहाँ टैक्स लगता है इसमें, ठीक है। तो ये स्टेट का एक अलग ही इनकम का जरिया है जिसको अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है सब सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछता है, कोई स्टेट को पूछता नहीं है। जब सेंट्रल बोलता है कि भाई जीएसटी को इसके अंदर ला दो, तब स्टेट ना कर देता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू लैग हो जाएगा, स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ये आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सर, इसीलिए अभी भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं ला पा रहे। बट कोशिश है उन लोगों का कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लाया जाए। अगर आएगा तो दाम ऑटोमेटिकली गिरेगा। इट अप्लाइज टू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: रीसेल, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, यूज इन सर्टेन सेक्टर्स सच एज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, माइनिंग, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर पावर सेक्टर्स। ये सब केस में 2% का कंसेशनल रेट इंटरस्टेट में लगता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना सर कि जीएसटी में कंसेशनल रेट लगा के ये सब में प्रॉपर जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, उल्टा स्टेट टैक्स लग जाता है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आज का फाइनल डिस्कशंस बोल सकते हो सर क्या बात करोगे? सर हाउ जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शंस। जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट का दाम कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? द मोस्ट शाउटेड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा चिल्लाना होता था 2017-18 के टाइम पे कि जीएसटी आएगा तो दाम बढ़ जाएगा। लेकिन आज हम लोग रियलिटी में देखेंगे क्या सच में दाम बढ़ा है कि घटा है? सच में दाम बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। लीगल, ओके, लीगल वे में क्या होता था कि रजिस्टर्ड बिजनेसमैन का संख्या अगर कम होता है तो फिर दाम कम होगा। बट लीगल में मतलब रजिस्टर्ड होके दाम कम करना ये बहुत वाइटल है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड भी रहोगे और दाम भी कम होगा। देखो सर ध्यान से, ड्यूरिंग द प्री जीएसटी regime every purchaser including the final consumer paid tax on tax. This condition of tax on tax को बोलता था cascading effect। अभी आपको समझाऊंगा सर cascading effect, wait and watch. GST has removed the cascading effect. Tax is calculated only on the value addition at each stage of the transfer of ownership. Understand what the cascading effect is and how GST help watching this, okay? वीडियो कुछ नहीं है यहाँ पर, छोड़ो।
Indirect tax system under GST will integrate the country with a uniform tax rate. देखो सर, indirect tax system under GST will integrate the country with a uniform tax rate. एक एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखो सर, एग्जांपल्स आपके सामने है, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस सर। ये एग्जांपल देख लो, स्टार्टिंग से जो भी दिमाग में चल रहा है ना वो पूरा का पूरा सोल्यूशन लगेगा। अभी वैट जीएसटी बहुत करके आ रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा कैलकुलेशंस करके कि वैट के टाइम पे मतलब जीएसटी से पहले क्या हुआ करता था और जीएसटी के बाद क्या हो गया। वही बात कर रहा था ना सर, कहाँ से कहाँ आ गए देखते देखते, वही कहाँ से कहाँ आ गए देखते देखते आपको समझ में आएगा। बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर हो आप, सिंपल सा मतलब एग्जांपल से बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर का। Let's take some actual figures to see what happens to the cost of goods and taxes by comparing the earlier GST regimes. Tax calculations in earlier concept, मतलब VAT से GST से पहले सपोज मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट पड़ता था 1000 का रॉ मटेरियल्स का, उसमें टैक्स लग जाता था 10% का, वैट वगैरह या एक्साइज वगैरह 10% रेट मान के चल रहे हैं। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है 1000 का, टैक्स है 100 का, इनवॉइस क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरर जब वेयरहाउस में भेजेगा इनवॉइस क्या हो जाएगा सर, बोलो? 1000 का कॉस्ट, 100 का टैक्स, 10% का, इनवॉइस 1100 का। यस और नो? अरे बोलो सर। यस सर। ओके, क्या सबको मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है सर। ओके सर। नाउ वेयरहाउस एड्स ए लेबल एंड रीपैक्स 300। वेयरहाउस क्या करेगा, उसमें लेबल लगाएगा, रीपैक करेगा, उस पे 300 का ऐड होगा। कितना ऐड होगा सर? 300। तो 1100 का इनवॉइस है, उसमें 300 ऐड होगा, तो कॉस्ट कितना पड़ जाएगा बोलो? 1100 प्लस 300 1400। अब 1400 के ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है ना, तो टैक्स कितना हो जाएगा? 140 टैक्स हो जाएगा 140, टोटल टैक्स हो जाएगा 140, इनवॉइस हो जाएगा 1540, है ना? एक बात ध्यान से देखिएगा सर, yes. ये जो 1100 है इसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? हेलो, इंक्लूडेड। तो इस 1100 के ऊपर जब आपने 300 ऐड किया, 1400 हुआ, तो इस 1400 के अंदर पुराना टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूड। दैट मीन्स इस 1400 के ऊपर जब आपने 10% लगाया, दैट इज 140 आया, तो क्या ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो गया? जो टैक्स पहले भी लगा था उसी टैक्स का अमाउंट के ऊपर फिर से टैक्स नहीं लग गया सर? यस सर। टैक्स ऑन टैक्स मतलब टैक्स के अमाउंट के ऊपर टैक्स लग रहा है हर बार, ये पहले होता था, ठीक है? बिकॉज कॉस्टिंग के ऊपर भी लगाया जाता था, मतलब इनवॉइस टोटल के ऊपर ऐड होता था। फिर देखो 1540, इसमें रिटेलर के पास जब आ रहा है तब इसमें रिटेलर 500 ऐड कर रहा है, तो 1540 में 500 ऐड कितना हो जाएगा? 1540 पे 500 ऐड 2040। हाँ 2040। फिर 2040 पे 10% कितना हो जाएगा? 204। 2040 पे हाँ, फिर 204 इक्वल होगा तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? 2244। अगेन टैक्स इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? ये जो टैक्स अमाउंट है जो इसके अंदर था वो वाला टैक्स इसके अंदर भी है ना? 15 तो बार बार क्या हो रहा है? टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है ना? यस सर। ये पहले होता था, लेकिन क्या जीएसटी में ऐसा नहीं होता है सर? सर देखना सर, वेट करो सर। अल्टीमेटली टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ गया मैन्युफैक्चरर का देखो तो, फिर जब 2244 से कंज्यूमर के पास पहुंचा तो इसका टोटल प्राइस कहां से मिल जाएगा? ये टोटल करो, इसको टोटल करो सर, 1000 1400 240, ठीक है? तो बेसिकली एक सेकेंड सर, 2244 क्या गड़बड़ हो गया? 500 1000 1400 1540 2040 204 2244। अच्छा, यही 2244 जो है यही आपका मेनली, मतलब अगर आप इस तरह से सोच सकते हो 1000 और 2040
टैक्स रेट कितना हो गया 100, 140 एंड 204। अच्छा 2244 इनवॉइस टोटल आपका कॉस्ट आ जा रहा है 2244 से 444 को लेस करो सर, 2244 से 444 को लेस करो, आपको 1800 मिलेगा। हाँ सर देखो तो करके, 2244 से 444 को लेस करो, आपको कॉस्टिंग मिल जाएगा। आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये पीछे से आ रहा है ना, बिकॉज हम लोग इस तरह से आ रहे हैं तब से, इसलिए। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया इनवॉइस का 2244। तो अभी एक बात ध्यान से देखना, द टैक्स लायबिलिटी वाज पास्ड ऑन एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड द फाइनल लायबिलिटी कम्स टू रेस्ट ऑफ द कस्टमर। The condition is known as cascading effect of taxes and the value of the item keeps increasing every time this happens. हर बार वैल्यू बढ़ेगा सर, वो तो हमेशा जीएसटी में भी बढ़ता है, बट करेंटली क्या होता है जीएसटी में, क्या सिस्टम फॉलो होता है जो पहले नहीं होता था, देख लो सर। सेम कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट पड़ रहा है 100, ओके, 10% का टैक्स है, टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, जो डिपॉजिट हो जाएगा 100 का, इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी 1100 का, वेयरहाउस का जो रीपैकिंग चार्जेस है वो 300 है, तो 1100 के ऊपर 300 नहीं होगा, 1000 के ऊपर 300 होगा सर, कॉस्ट के ऊपर और 300 ऐड होगा, ये टैक्स के वैल्यू इसमें ऐड नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है सर? 1100 इनवॉइस टोटल हो सकता है, बट आपका कॉस्ट के ऊपर आप पैकिंग चार्जेस लगाओ, 1100 के ऊपर नहीं, तो ये 1300 होगा, 1300 पे 10% लगा 130। अब 130 में ये 100 का क्या है, पहले डिपॉजिट कर दिया ना आपने, तो 130 में से पहले का 100 जो है वो क्रेडिट हो गया, तो अभी आपका लायबिलिटी कितना बनेगा 30, तो फिर 1300 प्लस 130 1430 हो जाएगा इनवॉइस टोटल, और ये 30 का आपको पेमेंट अभी गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट को सिर्फ 30 पेमेंट करना है। फिर रिटेलर के पास 1430, लेकिन ये 1300 के पास 500 ऐड होगा, तो ये कॉस्टिंग पड़ेगा आपका 1800, फिर इसके ऊपर 10% लगाओ 180। अब लेकिन 180 पे नहीं करना है, 180 आपको गवर्नमेंट मांग रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी 130 दे के रखे हो, तो 130 आप माइनस कर दो, तो गवर्नमेंट को पे करना है 50, तो 1800 प्लस 180 दैट इज 1980 अब आपका इनवॉइस टोटल है। अब 1800 आपको पता चल गया, 1980 आपका एक्चुअल प्राइस आ गया। तो पुराने रिजिम के हिसाब से आपका प्राइस होता 2244, लेकिन न्यू के हिसाब से आपका प्राइस हो गया 1980। कुछ समझ में आया? ऊपर से आईटीसी क्लेम का स्टेटमेंट हर स्टेज में मैनेज हो रहा है सर, पहले भी मैनेज होता था, बट पहले पूरा का पूरा होने के बाद आपको अलग से हिसाब रखना पड़ता था। 140 पेमेंट के टाइम पे 100 का पेमेंट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कितना वैट होता था, कितना एक्साइज होता था, तब जाके क्लेम होगा। ठीक है, सीएसटी होता तो क्लेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन अभी हर केस में एडजस्टमेंट है, अभी हर केस में एडजस्टमेंट बन जाएगा, हिसाब बहुत आसान हो गया सर न्यू सिस्टम पे, इसलिए गवर्नमेंट के घर में कितना कितना जमा होगा वो पूरा पता चल जाता है हर एक स्टेज में। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक 1000 का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके 1980 का लास्ट प्राइस, उसमें गवर्नमेंट के घर में जमा हो रहा है 180, 100 30 50, गवर्नमेंट को मिल रहा है 180, प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है विद जीएसटी, प्रोडक्ट प्राइस विद जीएसटी 1980। तो अल्टीमेटली दाम कम हुआ कि नहीं हुआ सर, बोलो? रेट है ना, वैट में दाम ज्यादा था सर, वैट में दाम ज्यादा हुआ करता था। एक अलग बात है सर कि वैट के टाइम पे बहुत कम लोग जीएसटी रजिस्टर मतलब वैट रजिस्टर्ड होते थे, तो मार्केट में बिना टैक्स का सामान बहुत मिलता था जो आज के रेट में नहीं है, इसलिए पहले का मार्केट में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा हुआ करता था, तो मार्केट सस्ता लगता था। बट ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर देखो, अनऑर्गेनाइज्ड वे में पहले का मार्केट सस्ता था, ये तो मैं भी मानूंगा, अनऑर्गेनाइज्ड वे में पहले का मार्केट सस्ता था, बट जब ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली करेंट मार्केट सस्ता है, मतलब जो सिस्टम है। बाकी इन्फ्लेशन को छोड़ देते हैं सर, वो तो अलग बात, इन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट सिचुएशंस, वो तो कभी भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशंस में हो सकता है। तो क्या समझ में आया सर? इन दिस केस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, there is a way to claim ITC paid in accruing input. Individual who has already paid tax can claim credit for this tax when he submits the GST return. In this end, every time an individual is able to claim ITC, the sale price is reduced and cost price for the buyer is reduced because the lower tax liability. The final value of the biscuit is therefore reduced from 2244 to 1980, thus reducing the tax burden of the final customers. तो प्रूव कर सकते हो ना, क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट कि हाउ
न्यू जीएसटी regime actually reduce the cost of the product from the earlier regime? ऐसे सवाल करते हैं तो जवाब दे पाओगे ना? हाँ सर, पुराने रिजीम के साथ अगर कॉम्पेरिजन नॉर्मली सीए लेवल में, सीएमए लेवल में ऐसे सवाल आ सकते हैं सर, इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है? बाकी नॉलेज के लिए हाँ सर बोलो। দিয়ে জবাব দিতে হবে। हाँ बोलो। মানে যখন প্রুফ করতে হবে তো এসব টেবিল গুলো দিতে হবে। हाँ, ऐसे टेबल करके कैलकुलेशन, ये टेबल क्या है? ये तो कैलकुलेशन है, बेसिक सम्स है ना? सम्स करके प्रूफ कर देना कि पहले क्या होता था अब क्या होता है, ठीक है? अब ये आ गया सर न्यू कंप्लायंस अंडर जीएसटी। ये सब चीज पहले नहीं हुआ करता था जो जीएसटी के लिए आया है। ई वेबल, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, कोई पढ़ के रिसेंट आया है। मैं जब चैप्टर आएगा ई वेबल पे पूरा चर्चा करूंगा। ई इनवॉइसिंग अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी एक पूरा चैप्टर है, डिस्कस करना है सर। ये सब पहले नहीं होता था, पहले ई इनवॉइसिंग, ई वेबल ये सब नहीं हुआ करता था, ठीक है? फिर इस तरह से जीएसटी रिलेटेड पूरा का पूरा चीजें आप लोगों को धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, ठीक है? इसी तरह से मैं आप लोगों को जीएसटी रिगार्डिंग बातें करता जाऊंगा। बस मुझे इतना बता दो सर कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे काम करता है जीएसटी? अरे सभी को पूछ रहा हूँ सर। अनुज, नंदिनी, अनुज का आवाज नहीं आ रहा है। अनुज, आस्था बोलो सा। प्रिया, वेरी गुड अनुज, वेरी गुड, ओके ठीक है। ज्योति समझ आया? ज्योति, ज्योति का एकदम आवाज नहीं मिला। हाँ सर क्लियर है। ओके, मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना। आप लोगों का जो भी जीएसटी रिगार्डिंग मन में चलता है, आई होप क्लियर हो रहा है सर, ठीक है? नोट शेयर करूंगा, एक बार अच्छे से और एक बार देख लेना सर, ठीक है? जो लोग जीएसटी थोड़ा मिड वे से स्टार्ट किए थे उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है कि आप एक बार फिर से जीएसटी को समझ रहे हो एकदम स्टार्टिंग से, और जिनका पूरा हो चुका है उनको रिवाइज हो जा रहा है, और जो सीख रहे हो वो सीखते जाओ, ठीक है? ओके सर, इतना ही है आज का क्लास, ठीक है? मैं नोट शेयर करूंगा, घर में पढ़िएगा, फिर आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर।